This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Microsoft Excel Advanced Day 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के एजेंडा के हिसाब से फर्स्ट 15 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस है तो वो मुझे चैट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकता है। और मेरे पास 3 क्वेश्चंस पहले से ऑलरेडी आए हुए हैं, 2 क्वेश्चंस गूगल क्लासरूम के जरिए आए हैं और एक क्वेश्चन मेरे पास ईमेल के थ्रू रिसीव हुआ है जो कल की क्लास से रिलेट है। तो मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। मीनवाइल अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली चैट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे क्लास के अंदर फैसिलिटेट कर सकूं। तो जो सबसे पहला सवाल एक्चुअल में डिस्कस हुआ है वो ये कि अगर डाटा को ब्रेक करना हो तो क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं, और ये सवाल सलीम साहब ने किया था। तो डाटा को ब्रेक करने के या स्प्लिट करने के बहुत सारे तरीके हैं, हो सकते हैं। तो उसमें से 2-3 मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। हो सकता है कि इसमें से आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो अचीव हो जाए, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे हटकर है और टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली उस पर भी बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज मैंने मैक्रोज का जो टॉपिक है उसे आज क्लोज कर देना है अभी थोड़ी देर में, और फंक्शंस एंड फार्मूलाज की तरफ जाना है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अगर सपोज करें सिनेरियो बनाते हैं, ठीक है, कि डाटा को स्प्लिट करना है और सिनेरियो ये होना चाहिए कि कर्सर जिस भी रॉ पर हो ना, लेट्स मान के चलते हैं कि कर्सर है रॉ नंबर इस वक्त 11 पे, ठीक है, सेल नंबर जो डाटा नजर आ रहा है उस वक्त 10th पर। तो यहाँ मैं कोई बटन प्रेस करूं मैक्रो का, जैसे कल हमने ये बटन बनाया था कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में, ऐसा अगर मैं एक बटन क्रिएट करूं तो ये डाटा यहाँ से स्प्लिट हो जाए और एक नई शीट पर चला जाए, ठीक है। और अगर आपकी ख्वाहिश है कि ये डाटा एक नई बुक में चला जाए जहां पर भी आपका कर्सर हो, आप बटन प्रेस करें, तो ये भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं 2-3 पिक्चर्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहली एग्जांपल है कि जहां भी कर्सर होगा वहां से डाटा को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। डेवलपर टैब में जाते हैं और सबसे पहला एक्शन मैंने किया, यूज रिलेटिव रेफरेंस। यूज रिलेटिव रेफरेंस का मतलब होता है कि आपका कर्सर जिस भी पोजीशन पर है वहीं से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, ये कहलाता है यूज रिलेटिव रेफरेंस। सो मैंने यूज रिलेटिव रेफरेंस के बटन को ऑन रखा और उसके बाद मैंने रिकॉर्ड माइक्रो के बटन पे क्लिक किया। माइक्रो का नाम कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज के आगे मैं इसे टूल के जरिए कस्टमाइज बटन के जरिए यूज करूंगा, तो इसलिए मुझे इस वक्त नाम की इतनी ज्यादा नीड नहीं है। और ये माइक्रो इसी बुक के अंदर वर्क करेगा या हर बुक में वर्क करेगा, तो ये आपको सोचना होगा। फिलहाल मैं ये करता हूँ कि ये माइक्रो इस हर बुक के अंदर चले, इसलिए इसको इस तरह से बनाया जाए। तो मैं इसे पर्सनल के अंदर ही रन देता हूँ और सिंपली मैं ओके करता हूँ। सो मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और अब मैंने इसको सिखाना क्या है, मैंने इसको सिखाना ये है कि भाई जहां भी इसकी पोजीशन है ना, लेट्स सपोज करें कि आप देख रहे हैं आईडी नंबर 10 आरफा नजर आ रही है, तो इसके नीचे जितना भी डाटा है वो यहाँ से कॉपी करके या तो नई शीट पे ले जाए या कट करके ले जाए, ये आपकी चॉइस है। तो मैं पहले से सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की मैंने प्रेस किया है और मैंने एंटायरली आखिरी रॉ तक एक्सेप्ट दी आखिरी जो मेरा कॉलम है वहां तक की रेंज बना ली है, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करके अपनी डेटाबेस की आखिरी रॉ की रेंज बना ली जो है 1,48,576। ये मैंने इसलिए ऐसा कर लिया क्योंकि फ्यूचर के अंदर हो सकता है नए कॉलम्स भी ऐड हो और नई रॉस भी ऐड हो, इसलिए सारा डाटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, एक नई शीट क्रिएट की। तो माइक्रो ने सीखा कि एक नई शीट बनाई जा रही है, उसके सेल A1 को सेलेक्ट किया, तो इससे समझ आ रहा है कि सेल A1 जो है वो एक्टिव पोजीशन है, मैंने उस पर क्लिक किया है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन हो गई और उसके बाद मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो ये डाटा मेरा कॉपी हो गया। उसके बाद मैंने कहीं भी क्लिक किया तो ये डी सिलेक्शन हुई। ए से पहले 1 के ऊपर के बॉक्स को सेलेक्ट किया, कॉलम की विड्थ को ऑटो फिक्स करने के लिए डबल क्लिक किया तो ये कॉलम की विड्थ ऑटो फिट हो गई। वापस अपनी शीट पे चले जाते हैं और अपनी शीट पर आने के बाद किसी भी सेल पर क्लिक किया तो ये डी सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद मैंने कीबोर्ड से अप एरो की प्रेस किया तो जो इसकी लास्ट पोजीशन है ये डाटा की, उस लास्ट पोजीशन पे चला गया। तो मैं कहीं भी अपनी पोजीशन पे कर्सर को रख सकता हूँ और लास्ट में रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। सो ये एक्शन मेरा कंप्लीट हो गया और इसने क्या किया कि रॉ नंबर 10 से आप देखें मैंने इसे सिखाया कि आप डाटा को लेकर आना। लेकिन अब जो नेक्स्ट टाइम एक्टिविटी मुझे करनी है उसमें सपोज करते हैं कि डाटा मुझे रॉ नंबर 61 से यासीन से जो है वो डाटा मुझे एक नई शीट पे चाहिए। तो कर्सर मेरा यासीन पर है
मैं डेवलपर पे जा रहा हूँ, मैक्रोज में जा रहा हूँ, और अभी मैंने मैक्रो 1 बनाया है, उसे सेलेक्ट करके रन करता हूँ। और अच्छा, एक काम और करते हैं, फिक्स किया है। अच्छा, चले एक दफा और गलती हुई है कोई, तो उसको सुधारते हैं, इस एक्सरसाइज को दोबारा करते हैं। अब देखें, डाटा तो मेरा अलग अलग शीट पे आ रहा है, ठीक है, जहां पर भी कर्सर है वहां से डाटा स्प्लिट हो रहा है, अलग अलग शीट पे आ रहा है, लेकिन डाटा में जो इस वक्त मैक्रो का एरर है वो भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो मेरा एक अचीवमेंट तो हुई है, लेकिन दूसरी एक एरर है, उसको भी मैं रिजॉल्व कर लूंगा। सपोज करते हैं मुझे रिकॉर्ड जो है 121 से अलग जगह पर चाहिए, ठीक है, नीचे देखें शीट नंबर 5 तक डाटा आ गया है। मैक्रो पे क्लिक करता हूँ, मैक्रोज में जा रहा हूँ, रन करता हूँ, इस एरर को फिलहाल इग्नोर करते हैं। शीट नंबर 6 क्रिएट हो गई है, और यहाँ पर देखिए 121 से डाटा जो है वो एक नई शीट पे पॉपुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल मेथड है कि आप डाटा को एक शीट से दूसरी शीट पे अगर स्प्लिट करना चाहें तो इसमें कोई बिग डील नहीं है। और ऑफ कोर्स मुझे पता है कि ये डाटा जो है वो सिंपल न्यूमेरिकल डाटा तक आ रहा है, कॉलम के बाद इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, तो जैसे मैंने कहा कि मैं इसको फिक्स कर दूंगा कोड में जाकर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो जिनका सवाल था उसमें अगर डाटा को स्प्लिट करना है तो ये मैं आपको माइक्रो प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो आपके लिए एक्टिवली रोल प्ले कर सकता है। अच्छा, इसी के अंदर एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं जो पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। और वो क्या है कि डाटा को मुझे स्प्लिट करना है, अगर डाटा मेरा अलग अलग शीट पर है और मुझे उसको स्प्लिट करना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास 5 डिफरेंट शीट्स हैं, ठीक है, शीट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंट्रल, ये 5 शीटें बनी हुई है, और मुझे इन पांचों शीटों के डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है और एक बुक के अंदर लेके जाना है, ठीक है। वो बुक जो है वो लोकेशन मैं सिस्टम को ज़ाहिर है बताऊंगा, और उस लोकेशन पे ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो शीट का नाम है उसी के नाम से ये एक्टिविटी जो है वो उस बुक को सेव करेगा और एक नई जगह पर मुझे दिखा देगा। तो जैसे कल हमने बात की थी कि अगर डाटा को हमें अलग अलग शीट पे ड्रॉप करना हो तो कैसे होगा। तो हम मैक्रोज में जा रहे हैं, और मेरे पास ऑलरेडी एक मैक्रो बना हुआ है, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, जिसके बारे में कल मैं आपसे बात कर रहा था कि ऑलरेडी मेरे पास कुछ मैक्रोज बने हुए जो हमारे डे टू डे टास्क में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो ये फाइल भी उसमें आपकी हेल्प करेगी, इसको जरूर एक्सपीरियंस कीजिएगा आप। सो इसमें एक मैक्रो है हमारे पास, स्प्लिट ईच शीट, ठीक है। और आप तवज्जो दीजिएगा कि जैसे ही मैं इसको स्प्लिट करूंगा ये पांचों शीटें एक्चुअल में स्प्लिट होंगी, और मेरे एडवांस एक्सेल के फोल्डर के अंदर ये पांचों शीटें यहाँ मुझे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की नजर आएगी। तो अगर मैं आपको इसका डेमो दे दूं तो इस फोल्डर का जो पाथ है, इसमें इस वक्त ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये पांचों शीटें मुझे नजर नहीं आ रही। तो मैं अपने मैक्रो में जा रहा हूँ, और मैंने यहाँ से स्प्लिट का ऑप्शन अप्लाई किया, और इसे रन करते हैं, और डन। सो डेफिनेटली कोई बुराई है आज। ठीक है, देखते हैं मसला क्या है इसमें भी। कस के ये मैक्रोज हैं जो एक्चुअल में हमने बैकएंड पे लिखे हुए हैं,
और इसमें ओके, सो ये स्प्लिट का पाथ है, और ये पाथ जो है वो, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि सिस्टम चेंज होने की वजह से ये गड़बड़ कर रहा है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। चले, सो मैंने इसके पाथ को कॉपी किया, कंट्रोल सी, और मैंने इसे रिप्लेस किया, और अब मैं जाकर इसे सेम एक्सरसाइज को रन करता हूँ, देखता हूँ कि एरर रिजॉल्व। ग्रेट। सो मेरी ये पांचों फाइल्स और इंक्लूडिंग एक शीट 1 के नाम से 6 शीटें मुझे मेरे फोल्डर के अंदर यहाँ देखे नजर आ रही हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और शीट 1। और मैं किसी भी बुक को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर कुछ शीट का डाटा है। तो चूंकि सिस्टम का पाथ बदल गया था, इस वजह से उसे लोकेशन नहीं मिल रही थी और डाटा एक जगह पर प्रॉपर्ली डंप नहीं हो रहा था, तो मैंने कोड में जाकर सिर्फ उसकी लोकेशन को ऑर्गेनाइज किया और डाटा जो है वो हमारा ऑर्गेनाइज हो गया। तो ये एक दूसरा मेथड हो सकता है जिसमें आपको अगर डिफरेंट शीट पर दिए हुए डाटा को अगर स्प्लिट करना हो डिफरेंट बुक्स के अंदर और आप किसी लोकेशन पे उसे डंप करना चाहें, तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन का आंसर था सलीम। और लास्ट एक एग्जांपल मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर डाटा मेरे पास सपोज एक ही बुक के अंदर आ रहा है और मैं कहता हूँ कि इस बुक के अंदर, जो कल मैंने एग्जांपल भी दी थी आपको कि ड्रॉप डाउन से चूज करें, और मेरे पास खान करीम के नाम से एक ईमेल आई थी, आई बिलीव उनका नाम करीम खान होगा, तो उन्होंने कल की एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी लेकिन चैलेंज आए थे, और उसको भी हम एड्रेस करते हैं अभी। तो एग्जाम्पल के तौर पर कि जी मेरे पास यहाँ पर एक डेटाबेस है जिसे मैं कहता हूं कि आप इस लोकेशन पे एक्चुअल में उसे पेस्ट कर दें। ठीक है, डाटा किस तरह से पेस्ट करना है, अलग अलग पेस्ट करना है। ठीक है, मैं इसे कहता हूं कि कॉलम डी में मेरे पास जितने भी सिटीज हैं, सो मेरे पास सिटीज कितने हैं, हैदराबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा। तो मैंने टारगेट किया हुआ है इस वक्त डी कॉलम को, और ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये माइक्रो जब लिखा था डेवलपर टैब में, विजुअल बेसिक में, मॉड्यूल में, तो आप देखें यहाँ पर जो कोड है, इससे आपको समझ में आ जाएगा इस लाइन से कि एक्चुअल में डी कॉलम को यहाँ पर कंसिडर किया गया है। तो अगर आपको ये मैक्रो मिलता है, मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूँ, और आप कहते हैं कि यार मेरे पास ब्रांच वाइज डाटा आ रहा है और मुझे ब्रांचेस के हिसाब से डाटा को स्प्लिट करना है, एक फोल्डर के अंदर सारी ब्रांचों का डाटा अलग हो जाए। मेरे पास पैन पाकिस्तान सेल्स का डाटा आ रहा है सपोज करें, और मैं सिस्टम से डाउनलोड करता हूं तो मेरे पास तो पैन पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन मुझे उसके रीजनल हेड को उसके ही रीजन का डाटा सेंड करना है। ठीक है, और सपोज करें आपके पास जो है वो 16-17 रीजन्स बने हुए हैं या क्लस्टर्स हैं। ठीक है, और आपको उस क्लस्टर के हेड को सिर्फ उसका ही डाटा देना है। तो आप अगर 19 क्लस्टर्स को ब्रेक करने लगेंगे तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा बहुत दफा, सेव करना पड़ेगा लोकेशन पे, और ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं रीजनल हेड हूँ, तो मैं रीजन वाइज डाटा को ब्रेक कर दूं, और क्राइटेरिया उस कॉलम को मैंने बना दिया, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कोड के अंदर आपको थोड़ी चेंजिंग करनी है, और जिस लोकेशन पे आप डाटा को डंप करना चाहते हैं उसका फोल्डर का पाथ आपने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, वो फोल्डर का पाथ मैंने, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने न्यू डाटा नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है, जिसके पाथ को मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी किया, एक्सेल पर आकर पाथ पे जाकर पेस्ट किया, और स्प्लिट डाटा का बटन क्लिक किया और कुछ सेकंड्स वेट किया, डाटा डंप हो गया। ओके करते हैं, और मैं उस फोल्डर में जाके देखता हूँ, यहाँ पर कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा की अलग अलग शीट्स आ गई हैं, बुक्स आ गई हैं। डबल क्लिक करके मैं इन्हें ओपन करता हूँ, डाटा डंप का डाटा, बहुत बुरी बात है।
ओके, सो डाटा बुक्स आ गई हैं। इसकी फाइल के अंदर हम कुछ देख लेंगे जाने से पहले, या कल के सेशन में इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि एग्जैक्टली डाटा क्यों इसका डंप नहीं हो रहा। तो जो सवाल था हमारे पास सलीम साहब का कि डाटा अगर मुझे डिफरेंट शीट्स में ब्रेक करना है मैक्रो के थ्रू, या बुक्स के अंदर डंप करना है मैक्रोज के थ्रू, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, ये हमारे लिए आसान है। और अब हम कल की एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, जिसमें हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया था कि मेरे पास एक ड्रॉप डाउन होगा जिसके अंदर सिटीज के नाम आएंगे, और मैं उसको अगर स्प्लिट करना चाहूँ, अलग अलग शीट के अंदर डंप करना चाहूँ, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, तो मैंने उसके लिए करना यह है कि सबसे पहले अपने डाटा को कट करके थोड़ा सा नीचे मैंने पेस्ट किया है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो एक्चुअल डेटाबेस है, जो क्राइटेरिया होगा, वो मैं टॉप पे रखूंगा। ठीक है, पहले हमने डाटा को नीचे की तरफ रखा था, कल के सेशन के अंदर क्राइटेरिया को नीचे की तरफ रखा था, और उसका जो आज हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे, उसकी वजह यह है कि नीचे जो है वो डाटा मजीद इंसर्ट हो सकता है, तो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होगी। अब पोजीशन चेंज होगी तो ऑफ कोर्स क्राइटेरिया की पोजीशन चेंज होगी, इसलिए मैं डाटा की पोजीशन को नीचे नहीं रख रहा। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि तमाम सिटीज की एक यूनिक लिस्ट मेरे पास आ जाए। सो मैंने इसे कॉपी किया, कंट्रोल सी, लास्ट में जाते हैं पेस्ट, और मैं इसको रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ डाटा के टैब में जाकर, रिमूव डुप्लीकेट। से उससे बेनिफिट ये होगा कि मेरे पास एक यूनिक लिस्ट पॉपुलेट हो गई, और इस यूनिक लिस्ट की मदद से मैं सिटी की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूँ डाटा वैलिडेशन के थ्रू। लिस्ट सेलेक्ट करता हूँ, और सोर्स में मैं इन लिस्ट को सेलेक्ट करता हूँ, और ओके। सो यहाँ मेरे पास एक कस्टमाइज ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, जिसमें से मैं जिस भी सिटी को सेलेक्ट करूंगा और एक ओके का बटन प्रेस करूंगा, तो वो डाटा मेरे पास एक अलग शीट के अंदर पॉपुलेट करेगा। ये मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। ठीक है, तो अगेन हम जा रहे हैं डेवलपर टैब के अंदर, और मैंने सबसे पहले रिकॉर्ड माइक्रो का बटन ऑन किया। रिकॉर्ड माइक्रो के बटन को ऑन किया, माइक्रो का नाम कुछ भी है, और इसे मैंने दिस वर्कबुक रख दिया, क्योंकि ये माइक्रो इसी बुक पे चलेगा फर्दर भी। एंड देन सिंपली हम ओके करते हैं। देन उसके बाद हम जा रहे हैं डाटा में, एडवांस के अंदर। एडवांस में सबसे पहला सवाल है कि फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। अब की बार मुझे डाटा जो है वो इसी लिस्ट के अंदर जो है वो पॉपुलेट करना है, सो मैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके रखूंगा, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। और दूसरा सवाल है लिस्ट की रेंज बता दें, तो डाटा की रेंज इसने खुद बना ली है, जो बिल्कुल ठीक है। क्राइटेरिया कहता है बता दें, सो मैंने कहा कि भाई आप चेक करें सिटी में से इस सिटी को जो एग्जैक्टली सेलेक्ट है, एंड देन ओके। सो यहाँ पर कराची, सॉरी हैदराबाद सिटी जो है वो मेरे पास पॉपुलेट हो गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं साइड पे फिल्टर के कलर्स आ रहे हैं, जो कि एक्चुअली मुझे बता रहे हैं कि यही डाटा सेलेक्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी स्टार्ट पोजीशन बता रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी कॉपी, एक नई शीट क्रिएट की, फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया, एंड देन एंटर। डाटा पेस्ट हुआ, और यहाँ पर जो भी डाटा है वो एक्चुअल में हैदराबाद का डाटा है। दोबारा आते हैं अपनी शीट पर, सेलेक्ट करते हैं किसी भी सेल को, और फिल्टर को क्लियर करते हैं। ये डाटा हमारे पास दोबारा नॉर्मलाइज हो गया। डेवलपर पे जाकर इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं। कर्सर को मैं दोबारा अपनी पहली पोजीशन पर रखता हूँ, यहाँ पर मेरे पास हैदराबाद का डाटा पॉपुलेट हो रहा है, जो कि ऑलरेडी एक शीट पे मैं कॉल करवा चुका हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से कराची का डाटा कॉल करता हूँ, और मैक्रोज में जाकर मैं इसे मैक्रो 1 देता हूँ और रन करता हूँ, सो नीचे देखें मेरे पास एक नई शीट क्रिएट हो गई है, जहाँ पर सिर्फ कराची का डाटा पॉपुलेट हो रहा है। सेम तरीके से मैं दोबारा से अपनी शीट पे जा रहा हूँ, लाइक पेशावर को सेलेक्ट करता हूँ, मैक्रोज में मैक्रो 1 को चूज करता हूँ, रन करता हूँ। यहाँ पर देखें शीट 4 आ गई, जिसमें पेशावर का डाटा पॉपुलेट हो रहा है। तो इस तरह से भी आप अपने डाटा को अलग अलग शीट पे ब्रेक कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जो करीम ने मुझे ईमेल किया था और उनके पास ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं था, तो ये फाइल सॉल्व फाइल में उन्हें दे दूंगा, और ये जो है वो वर्क करेगी। और जो दो एक्सरसाइज मैंने भी आपसे शेयर की, एक एक्सरसाइज जो लास्ट शेयर की जिसमें फिल्टर तो वो कर रहा है मैक्रो, लेकिन वो एक्चुअल में स्प्लिट नहीं कर, वो स्प्लिट कर रहा है लेकिन डाटा को नहीं ला रहा। लाइक जब मैं इस एक्सरसाइज को अप्लाई करता हूँ और मैं ऐसे कहता हूँ कि जी डाटा को आप लेकर आओ, लेकिन वो बुक्स बना रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमें डाटा ला के नहीं दे रहा। ठीक है, इस लोकेशन पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये मुझे कोड को एक दफा सिर्फ देखना होगा, और मैं डेफिनेटली इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। तो ये भी एक आपको बड़ी हेल्प करेगा कि डाटा
जिस डाटा को जिस तरह से आपने फिल्टर किया है, उस फिल्टर के अकॉर्डिंगली डाटा आपके पास स्प्लिट होगा, अलग अलग बुक्स के अंदर दिखेगा और उसमें डाटा भी आएगा। तो मुझे सिर्फ पढ़ना होगा कि मैंने क्या एक छोटी सी गलती की है, डाटा क्यों पॉपुलेट नहीं हो रहा, और मैं ये फाइल का डेमो कल आपको देकर इसको सॉल्व चीज आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये आई बिलीव कि दैट्स ऑल। यहाँ तक जो है वो हमने मैक्रोज के जो क्वेश्चंस थे उसको एड्रेस किया है। और फर्स्ट 15 मिनट्स जैसे हमारा पहले भी एक पॉइंट था कि कैसे हम डाटा को लेकर आ सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। अच्छा, मैं सिर्फ आपके मैसेजेस 2 मिनट रीड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जिन लोगों ने अभी कहा, जैसे अदनान ने साउंड का प्रॉब्लम है या स्क्रीन फ्रीज थी, और भी 2-3 लोगों ने कहा कि खुर्रम ने जैसे स्क्रीन फ्रीज थी, तो क्या अब आपके पास मेरी स्क्रीन ठीक से आ रही है आपके पास इस वक्त? क्योंकि आज मेरे पास दूसरी डिवाइस नहीं है जिससे मैं एग्जैक्टली लाइव डेमो भी देख सकूं। राइट, अब आपके पास सही आ रही है, थैंक यू। ठीक है, तो अदनान और जो दूसरे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कहा कि उनके पास स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, तो आई बिलीव कि जब मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा तो आप अगर 15 मिनट्स फर्स्ट चेक कर लेंगे तो उसमें आपको स्टेप्स की क्लैरिटी मिल जाएगी और एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें एक्सरसाइज को परफॉर्म करनी है, डाटा को स्प्लिट कैसे करना है। तो जो फर्स्ट 15 मिनट में हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो ये था कि डाटा को हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं डिफरेंट सोर्सेस में। उसमें एक एक्सरसाइज जो है वो मेरी इस वक्त सही से वर्क नहीं की है, जिसको मैं कल दोबारा से डिस्कस करूंगा। और बाकी जो इश्यूज थे वो मैंने डिस्कस किए हैं। करीम साहब ने भी जो सवाल भेजा था उनका भी मैंने यहाँ पर एड्रेस कर लिया है। ठीक है, अच्छा, अब जो आज का जो एजेंडा है उसके अंदर हमें डिस्कस करने हैं कुछ फार्मूलाज और फंक्शंस, क्योंकि कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आ रहे हैं वी लुकअप से रिलेटेड। ठीक है, आज भी ये कॉल आई और उन्होंने कहा कि जी मैं डाटा को किसी दूसरे से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ और डाटा मेरे पास नहीं आ रहा है और मैं वी लुकअप को ही अप्लाई कर रहा हूँ, तो चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से विजुअल बेस सॉरी वी लुकअप को जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि वो तमाम दोस्त जो आज पहली दफा वी लुकअप को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उनको वो क्लैरिटी हो जाए, वो समझ आ जाए मेरी बात। एंड देन उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करता चला जाऊंगा और एंड तक मुझे 2 क्वेश्चंस को अचीव करने हैं जो मुझसे पूछे गए थे। एक सलमान ने मुझसे पूछा था और एक आज जो सवाल आया था वी लुकअप का। और मेरा ख्याल है कि वी लुकअप एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे एग्जैक्टली मैं किसी भी डेटाबेस से डाटा को जब फैच करना होता है, डाटा को लेकर आना होता है, तो वी लुकअप उसमें बड़ी हेल्प करता है। तो मेरे पास एक फाइल है यहाँ पर, डाटा एक्सट्रैक्टिंग वीबी। अच्छा, इसमें बहुत बेसिक्स एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ताकि सबके लिए क्लैरिटी, और जैसे मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे नेक्स्ट लेवल पे ताकि आप सबको अंदाजा हो सके। सो स्टोरी ये है हमारे पास कि एक सिंपल सी एम्प्लॉय की डेटाबेस है यहाँ पर मौजूद है और इस डेटाबेस में से मुझे उस एम्प्लॉय को कॉल करवाना है जिसका कोड मैं यहाँ पर टाइप करूँ। ठीक है, रियल सिनेरियो में ऐसा होता नहीं है वैसे कि डेटाबेस भी आपके पास सामने ही हो और आपको कॉल भी सामने ही करवाना हो, ऐसा होता नहीं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा, अब स्टोरी ये है कि जब भी आप डेटाबेस पे काम करेंगे एक्सेल में, तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा उस डाटा को कन्वर्ट करेंगे आप टेबल के अंदर। ठीक है, टेबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? कंट्रोल टी टेबल की शॉर्टकट है, वरना आप इंसर्ट के टैब में जा रहे होते हैं, टेबल का ऑप्शन दिया हुआ होता है। ठीक है, ये जरूरी है, इसका बेनिफिट आप देखिएगा फ्यूचर में आपको कितने ज्यादा मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज जो एक प्रोफेशनल डेटाबेस यूजर के पास नॉलेज होनी चाहिए वो डाटा को टेबल में कन्वर्ट करनी होनी चाहिए। सो कंट्रोल टी उसकी शॉर्टकट है। टेबल पे क्लिक किया, डाटा को टेबल की हेडिंग के साथ ही मैंने सिलेक्शन की हुई थी। इसने कहा वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल, सिलेक्शन बनी हुई है, माय टेबल एज हेडर, उस पर चेक लगा हुआ है क्योंकि हमारे टेबल के अपने हेडर्स मौजूद है। एंड देन सिंपली हमने ओके किया, ये हमारे पास टेबल पॉपुलेट हो गया, रिजल्ट जनरेट हो गया। अच्छा, टेबल के कलर्स हमारे पास यहाँ पर पॉपुलेट हो रहे हैं। अगर आप अपने कलर्स इस कलर्स को चेंज करना चाहें तो आप कलर को चेंज कर सकते हैं। आप इस
टेबल के नाम को चेंज करना चाहें तो टेबल के नाम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टेबल का नाम जब भी असाइन करेंगे, जैसे कल हमने देखा था कि विदाउट स्पेस मैक्रो का नाम जब हमने दिया था तो स्पेस नहीं देते, यहाँ पर भी इसी तरह से हमने स्पेस नहीं देना। दूसरा एडवांटेज ये है कि टेबल के टॉप पर फिल्टर का सिंबल लगा हुआ और आता है, तो फायदा ये कि आप फ्यूचर में अगर अपने सेलेक्टिव रिकॉर्ड्स को ढूंढना चाहें, सर्च करना चाहें, तो आप फिल्टर के जरिए ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो सबसे जबरदस्त एडवांटेज है टेबल का वो ये कि ये एक्सपेंडेबल होता है। आप देखिए कॉर्नर पे एक छोटा सा मार्कर बना हुआ है, ये सिंबल है इस बात का कि ये डाटा एक्सपेंडेबल है। अगर मैं यहाँ नया एम्प्लॉय ऐड करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे डेटाबेस का पार्ट बन जाएगा, और मैं इसमें आपको और भी बताऊंगा चीजें। टेबल में डाटा को कन्वर्ट करने से और फायदा क्या हुआ कि जो मेरे हेडर के नाम है, आप देखिए वो कॉलम के नाम के साथ रिप्लेस हो गए। ABCDEF तक तो कॉलम के नाम आ रहे हैं, लेकिन GHI की जगह मेरे टेबल के हेडर्स आ गए। जैसे ही मैं ऊपर जा रहा हूँ मेरे कॉलम के नाम दोबारा रिप्लेस हो गए अपने ओरिजिनल नाम के साथ। तो ये एक जबरदस्त फायदा हुआ। एक्सेल के अंदर एक फ्री स्पैन की कमांड होती है, तो जब आपका डाटा टेबल के अंदर होता है तो ये एक्चुअल में आपके लिए वो काम खुद परफॉर्म कर देता है। अच्छा, जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं उसका नाम है इक्वल्स वी लुकअप। वी लुकअप एक्चुअल में रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला भी आप इसे कह सकते हैं कि ये दो टेबल्स को आपस में मिलाता है या दो से ज्यादा टेबल्स को आपको मिलाता है। तो मेरे पास सिनेरियो ये है कि मुझे इस टेबल में से जो बराबर में दिया हुआ है GHI के अंदर, इसमें से जो भी कोड मैंने दिया हुआ है उसकी अकॉर्डिंगली डाटा को कॉल करना है। तो वी लुकअप मुझसे 4 सवाल करता है, इसको दिमाग में आपने रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भाई क्या ढूंढना है आपको। मैंने कहा आप इस रिकॉर्ड को सर्च कर लें 1001 को, कॉमा। दूसरा सवाल करता है टेबल बता दें कहाँ है डाटा आपका, किस टेबल से डाटा को ढूंढना है। अब आप यहाँ हेडिंग के साथ रेंज बनाएं या विदाउट हेडिंग रेंज बनाएं, ये आपकी चॉइस है। सो मैंने सेकंड सिलेक्शन दी टेबल की रेंज, कॉमा। तीसरा सवाल है कि इस टेबल के कौन से कॉलम से एक्चुअल में डाटा आपको लेना है। सो अगर ये डाटा का टेबल का पहला कॉलम है आईडी का, सेकंड कॉलम है नेम का, थर्ड कॉलम है अमाउंट का, तो मुझे एक्चुअली नेम चाहिए जो कि सेकंड कॉलम में मौजूद है। सो मैंने लिखा 2, कॉमा। कहता है डाटा को कैसे लेकर आऊं, एग्जैक्टली मैच करूं या अप्रोक्सीमेटली मैच। डेफिनेटली हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं हमें डाटा को एग्जैक्ट मैच के अंदर चाहिए होता है। ब्रैकेट क्लोज करना है तो ठीक है, अदरवाइज आप इंटर करेंगे। एक्सेल इतना इंटेलिजेंट है कि अगर आपने एक दफा ब्रैकेट ओपन किया हुआ है तो उसे क्लोज करने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज करता है। सो मेरा डाटा जो है वो यहाँ पर पॉपुलेट हो गया। सो अगर मैं यहाँ पर आईडी को चेंज करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली डाटा चेंज हो रहा है, आईडी को चेंज कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली डाटा चेंज हो रहा है। और यही अगर आईडी सपोज मैं गलत लिख देता हूँ कोई, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर रिकॉर्ड मुझे नहीं मिल रहा है। तो एक्सेल के अंदर इस तरह के एरर को हैंडल करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जिसका नाम है इफ एरर। इफ एरर। सो हमने फॉर्मूला लिखा इफ एरर, जो बिल्कुल बिगिनिंग में लिखा जाता है, और हर किसी भी फॉर्मूला से पहले आप लिख सकते हैं इसको, जरूरी नहीं कि आप वी लुकअप के अंदर इसको लिखें। ये फॉर्मूला एक्चुअली काम क्या करेगा, इसका पहला सिंटैक्स है वैल्यू बता दें। वैल्यू में हमने अपनी वैल्यू दे दी जो वी लुकअप की थी। अगर आखिर में ये रिकॉर्ड नहीं मिलता, जो कि 1010 है और इस डाटा के अंदर में नहीं मिलता, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, एरर दे दे। तो एरर में मैंने से कह दिया रिकॉर्ड नॉट फाउंड। इनवर्टेड कॉमा में कुछ भी दे सकते हैं, स्पेस भी दे सकते हैं, डैश भी दे सकते हैं, कुछ भी आप मैसेज दे सकते हैं जो यूजर फ्रेंडली मैसेज होगा। एंड देन सिंपली हमने एंटर किया, वो रिजल्ट हमारे पास पॉपुलेट हो गया। ठीक है, तो अब अगर आप कोई ऐसी आईडी लिखते हैं जो सिस्टम के अंदर मौजूद है तो ऑफ कोर्स आपको डाटा नजर आएगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसी आईडी यहाँ पर टाइप करते हैं जो डाटा में नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपके पास एरर पॉपुलेट करेगा। तो ये वी लुकअप का एक बहुत ही बेसिक सा एक मैंने आपको आइडिया दिया है। अच्छा, अब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या होता है कि डाटा हमारे पास किसी दूसरी शीट में होता है या दूसरी बुक में होता है, ठीक है, जो हमें एक्चुअल में कॉल करवाना होता है। ज्यादातर लोगों के पास जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि डाटा उनके पास दूसरी बुक के अंदर है, उन्हें कंपेयर करना होता है या उन्हें कॉल करना होता है। कंपेयर कैसे करें भाई, कॉल कैसे करें, तो ये दो बड़े लॉजिक्स हैं जिसकी तरफ हम जाते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ इस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि डाटा मेरे पास डिफरेंट आइटम्स हैं जिसके आइटम के नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए। जिस भी आइटम का नंबर यहाँ लिखा जाएगा उसकी डिस्क्रिप्शन और यूनिट प्राइस यहाँ पर आएगी। जब यूनिट प्राइस आएगी तो यूनिट प्राइस एक्चुअली क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी और उसकी अमाउंट पॉपुलेट करेगी यहाँ पर, ठीक है। एंड देन लास्ट के अंदर वो सम होकर मेरे पास आएगी। तो ये सिंपली आप समझ लें इनवॉइस का एक टेम्पलेट बना हुआ है। बस आप आइटम के नंबर डालते जाएं, उसकी डिस्क्रिप्शन और यूनिट प्राइस आएगी, उसने कितनी क्वांटिटी परचेज की है वो क्वांटिटी आप डालें, वो खुद कैलकुलेट होगी, नीचे ग्रैंड टोटल आ जाएगा,
अगर मजीद डिस्काउंट इस तरह की चीजें रखी हैं तो वो भी पॉपुलेट होगी। अच्छा, डाटा कहाँ से आएगा? डाटा आएगा बराबर की शीट पर, आइटम लिस्ट नाम की शीट पर, जहां पर डाटा मौजूद है। तो ये डाटा कैसे हम कॉल करेंगे? सबसे पहला स्टेप मैंने आपसे बताया था कि आपको अपने डाटा को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से या तो कंट्रोल टी प्रेस कर दें या इंसर्ट के टैब में टेबल पे जाकर क्लिक करें ताकि डाटा को आप टेबल में कन्वर्ट करें। डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने के बाद अगर आपको इसका यूजर फ्रेंडली नेम देना है तो वो आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ टेबल 2 दिया हुआ है। आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इसका नाम कर देता हूँ सेल्स अंडरस्कोर डाटा। सो ये मेरा सेल्स का डाटा है और अब मैं अपनी शीट पर आ गया हूँ और मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया इक्वल्स वी लुकअप, क्या सर्च करना है। तो इसने पहला सवाल किया लुकअप वैल्यू, क्या ढूंढना चाहते हैं आप। मैंने कहा आप इसको लेकर आइए और इसको इस तरह से मैं फॉर्मूला को लिखूंगा कि जब फ्यूचर के अंदर मैं इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करूंगा तो ये सारे इसी के अकॉर्डिंगली रिजल्ट पॉपुलेट होंगे। सारे C10 जो है वो C11 पे चला जाए, C12 पे चला जाए, C13 पे चला जाए। और जब मैं इस फार्मूला को आगे ड्रैग करूं प्राइस को लाने के लिए तो ऑटोमेटिकली ये जो रेंज है कॉलम सी ये यहीं पर ही रुकी रहे, लेकिन यूनिट प्राइस मेरे पास पॉपुलेट करे। ठीक है, तो मेरा एजेंडा ये होगा। तो मैं फिलहाल तो बहुत बेसिक सी एग्जांपल से करता हूं। मैंने कहा जी आप इसको ढूंढें, कॉमा कहां से ढूंढें? टेबल का नाम मुझे याद है, सेल्स डाटा। जैसे ही मैंने सेल्स डाटा लिखने की कोशिश की तो उस शीट पे जो टेबल मौजूद था वो यहाँ कॉल हो गया। सो मुझे फायदा ये हुआ कि उस रेंज तक मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस किया, ये रेंज टेबल की ऑटोमेटिकली पीछे बन गई। कॉमा उस टेबल के कौन से कॉलम से डाटा को लाना है। क्योंकि डिस्क्रिप्शन मुझे पता है कि सेकंड कॉलम में मौजूद थी, सो मैंने सेकंड कॉलम लिया और मैंने कहा आप एग्जैक्टली मैच करके लाए। एग्जैक्ट मैच के लिए या तो मैं फॉल्स ले सकता था या न्यूमेरिकल कोड के अंदर मैं 0 लिख सकता था और मैंने एंटर प्रेस किया, ये रिजल्ट मेरे पास पॉपुलेट हो गया। अगर मैं यहाँ पर आइटम नंबर को चेंज करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट भी मेरे पास पॉपुलेट हो रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूला को अगर मैं नीचे कॉपी करूंगा तो रिजल्ट मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट है। किस कॉलम से डाटा को ढूंढना है? C15 से। टेबल का नाम ठीक है, कौन सी रॉ से डाटा को लाना है, कौन से कॉलम से डाटा को लाना है और एग्जैक्ट मैच करना है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर इस फॉर्मूला को मैं कॉपी करके आगे ले जाऊंगा तो दो प्रॉब्लम्स आएंगे। पहला प्रॉब्लम आएगा कि क्या ढूंढना है, वो रेंज मेरी हिल रही है। आई डोंट नो किसका माइक खुला हुआ है, प्लीज उसको ऑफ कर दें। थैंक यू। सो मैंने इस रेंज को बैकएंड पे मूव किया। मैंने कहा यार आप C10 को ढूंढें और कॉलम 2 की जगह कॉलम 3 से डाटा लाए, बिकॉज की जो यूनिट प्राइस है मेरी वो कॉलम 3 में रखी हुई। अब ये दोनों फॉर्मूलाज मुझे मैनुअली अपडेट करने पड़े। तो क्या कोई ऐसा मेथड है कि जिससे मैं डायनेमिकली सिर्फ रेंज को आगे करूं और अपना काम परफॉर्म कर लूं? क्योंकि ये अगेन एक बहुत छोटी सी डेटाबेस है, एक छोटी सी इनवॉइस लिस्ट है, लेकिन हम लोग जब बैंकिंग सेक्टर में देख रहे होते हैं, ऑडिटर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो हमें पता है कि उनके पास जो डाटा है वो 100 कॉलम्स का होता है। तो जब उनको डाटा को कॉल कराना होता है और वो हर एक नंबर को मिटा मिटा कर वो 2 को 3 करेंगे, 3 को 4 करेंगे, 5 करेंगे, तो एक जिंदगी खराब होती है उनकी। और इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर हम एक लार्ज डेटाबेस पे काम करें तो सो मैं इस फॉर्मूला को दोबारा लिख रहा हूँ और अब की बार मैं करता ये हूँ, मुझे पता है कि यार मेरी डेटाबेस के अंदर जो है ना आइटम नंबर पहला कॉलम है, डिस्क्रिप्शन दूसरा कॉलम है और यूनिट प्राइस थर्ड कॉलम है। सो मैं अपनी VLOOKUP की शीट पे जाता हूँ और एक हेल्पर कॉलम दे रहा हूँ। हेल्पर का जो नाम है वो एक्सेल के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है, ये टर्म बहुत यूज होती है। सो मैंने कहा कि आइटम नंबर मेरा पहला कॉलम है, डिस्क्रिप्शन सेकंड कॉलम है और यूनिट प्राइस मेरा थर्ड कॉलम है। और मैंने फॉर्मूला लिखा इक्वल्स, क्या ढूंढना है? इसको ढूंढना है। और इसको इस तरह से करना चाहता हूँ कि जब मैं इसे नीचे ट्रैक करूँ तो ये C10 से 11 पे चला जाए, 12 पे चला जाए, 13 पे जाए, लेकिन जब मैं इसको आगे ट्रैक करूँ कॉलम ई में लेके जाऊँ यहाँ पर, तो ये कर्सर कॉलम सी में ही रहे। तो इसके लिए मैंने सिर्फ सी को लॉक किया और कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस किया पहली दफा। तो $C $10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है मेरा सेल लॉक है, जिससे पहले डॉलर है वो चीज लॉक है और ये कहलाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एक और दफा F4 बटन प्रेस किया तो सिर्फ 10 से पहले डॉलर है, इसका मतलब है कि रॉ नंबर 10 लॉक है। एक और दफा F4 प्रेस किया तो C लॉक हो गया, क्योंकि C से पहले डॉलर है, 10 से पहले डॉलर नहीं है। तो मुझे ये वाली पोजीशन चाहिए, ये कहलाता है मिक्स रेफरेंस। और अगर एक और दफा F4 करूंगा तो ये दोबारा पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है,
बहुत सारे लोग इसको नॉर्म मैनुअल भी करते हैं, तो ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है कि अगर आपने सी से पहले डॉलर लगा दिया, ये तरीका भी ठीक है। कॉमा, डाटा को कहां से ढूंढना है, सो मैंने कहा कि सेल्स डाटा नाम का टेबल है, वहां से डाटा लाओ, कॉमा, और कौन से कॉलम से डाटा ढूंढो। सो बजाय इसके कि मैं टू हाथ से लिखूं, मैंने यहाँ पर इस टू को सेलेक्ट कर लिया जो एक्चुअल मेरा हेल्पर कॉलम है। अच्छा, अब जब मैंने इसे सेलेक्ट किया तो मैं ये चाहता हूँ फ्यूचर में जब मैं इस फॉर्मूला को आगे ड्रैग करूंगा तो ये D8 से निकलकर E8 में जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला ड्रैग करने पे नीचे जब मैं इसे ड्रैग करूं तो ये कॉल रॉ 8 से निकल के रॉ 9 पे ना चला जाए, तो इसलिए मैंने इसके सिर्फ रॉ पोजीशन को लॉक किया, कॉलम को लॉक नहीं किया, क्योंकि मैं इसको डी से ई में मूव करवाना चाहता हूँ। और मैंने कहा आप एग्जैक्ट मैच करें एंड देन एंटर, और मैं इस फार्मूला को एक स्टेप आगे ड्रैग करता हूँ आगे, ये देखें बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। और फिर मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग किया, ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, और एक ही फार्मूला के जरिए मैंने अपनी पूरी शीट को रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं कोई भी इनवॉइस नंबर यहाँ पर टाइप करता हूँ, चेंज करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट मेरे पास अपडेट हो रहा है, मेरी इनवॉइस अपडेट हो रही है, अगर रिजल्ट मेरे पास डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है। और अगर डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है तो मुझे पता है कि मैं एफ एरर के फंक्शन के जरिए काम कर सकता हूँ जो कि एक्चुअल मेरे डाटा की मैनेजमेंट कर सकता है। तो ये अगेन एक और एग्जांपल है, अगेन छोटी सी एग्जांपल है जिसमें हमने देखा कि टेबल क्रिएट करने का एडवांटेज क्या हुआ, सेल रेफरेंसिंग के पर्पस क्या हुए, और हेल्पर कॉलम की टर्म कैसे यूज होती है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल हमने इनवॉइस के अंदर देखी। अब अगर लार्ज सिनेरियो में देखते हैं, जो हमारे सेल्स के लोग हैं, जो हमारे बैंक्स के लोग हैं, जो वो एक बड़ी डेटाबेस पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अगेन ये एक छोटी सी डेटाबेस है, इसमें कॉलम एम तक का डाटा है, और डाटा मुझे एक नई शीट के ऊपर पॉपुलेट कराना है। तो ये कैसे होगा, और मैं सिर्फ वन गो में फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ, तो ये कैसे होगा। और मैं इसमें एक सवाल भी आपको फ्लोट करता हूँ, जो बैंक से रिलेटेड दोस्त हैं मेरे वो जल्दी समझेंगे यहाँ पर, और जो दूसरे दोस्त हैं मैं मुझे उनसे जवाब चाहिए होगा, जो अच्छे दोस्त यहाँ बैठे हुए। बैंक में एक अक्सर सवाल हमसे किया जाता है कि यार हमारे पास जो है ना, वो सपोज करें 5000 कस्टमर्स का डाटा है एक शीट पर, लेकिन ऑडिटर को है ना इस 5000 डेटाबेस में से रैंडम 60 रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं, और हमको चॉइस नहीं होती है कि हम कोई भी डाटा कॉपी पेस्ट करें और अपनी मर्जी से लाएं, बस रैंडम चाहिए होता है। ठीक है, तो वो मास्टर डेटाबेस में को समझने के लिए रैंडम डाटा को देखते हैं, और अगर फिर उनको लगता है कि डाटा में बग्स है तो फिर वो मास्टर डाटा की तरफ चले जाते हैं। और ऐसा करके हमारे पास मान के चलो 40-50 ब्रांचेस है, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, 40-50 ब्रांचेस का मेरे पास डाटा आ रहा है, तो मेरे पास हर ब्रांच के अंदर अगर कहीं पर 5000 रिकॉर्ड्स है, कहीं पर 4000 रिकॉर्ड्स है, कहीं पर 10,000 रिकॉर्ड्स है, और मुझे सिर्फ ये करना होता है कि एक अलग शीट पर रैंडम 60 रिकॉर्ड लेकर 60 रिकॉर्ड्स मुझे दिखाने होते हैं, जो कि ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है, वो फाइल सेव करके मैं ऑडिटर को भेज देता हूँ। तो अगर मैं आपको 40 फाइलें दे दूं और हर फाइल में सपोज करें 5 से 10,000 रिकॉर्ड है, आपको एक अलग शीट पर रैंडम 60 रिकॉर्ड सिर्फ लेकर आने हैं जो आपको दिल करे। तो ये काम आप कितनी देर में करेंगे और कैसे करेंगे? अगर आपको इसका जवाब दिमाग में आ रहा है तो आप अभी मैसेज बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं कि ये काम करने के लिए मैं ये स्टेप्स फॉलो करूंगा या ये फंक्शन यूज करूंगा। और अगर आप इसको परफॉर्म करना चाहें तो मैं ये डेटाबेस आपके साथ शेयर कर लूंगा, जो ये चार डेटाबेस नाम की शीट है, तो आप मुझे इसको सॉल्व करके भेजिएगा कि इसमें 421 रिकॉर्ड्स हैं। आपको इसमें से रैंडम 60 रिकॉर्ड्स मुझे एक अलग शीट पे बराबर में दिखाने, विदाउट यूजिंग कॉपी पेस्ट, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, और फॉर्मूला लगा हुआ होगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब स्टोरी है कि मुझे यहाँ अगर एक लार्ज डेटाबेस है और मुझे रिकॉर्ड को कॉल करवाना है रैंडम रिकॉर्ड्स कंपैरिजन में, तो कैसे होगा। सो मैंने फर्स्ट हेडिंग को कॉपी किया, कंट्रोल सी, दूसरी शीट पे गए और एक स्टेप नीचे मैंने इसको पेस्ट किया। और एक स्टेप नीचे पेस्ट इसलिए किया क्योंकि जो उसका फर्स्ट कॉलम है उसे मैं एज अ हेल्पर नंबर दे रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पर जो है ना वो आपने हर एक कॉलम का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है। जो टेक्निक मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस्तेमाल की थी वही टेक्निक यहाँ पर दोबारा इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर कस्टमर्स के डिफरेंट आईडीज में टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी मुझे रिकॉर्ड चाहिए वो मैं रैंडम नंबर्स यहाँ पर अपनी मर्जी से दे सकता हूँ। तो अगर मुझे सपोज कंपैरिजन करना है और ये 3 रिकॉर्ड्स 159 चाहिए वन गो में, तो ये मैं कैसे लेकर आऊंगा।
कम से कम मेहनत में पूरी शीट सॉल्व करनी है। सबसे पहला स्टेप तो डेटाबेस में जाकर अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट करें। सो मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया, कहता है वेयर इज द डाटा, डाटा की रेंज बनी हुई है, माय टेबल एज हेडर, हमने ओके किया, डाटा टेबल में कन्वर्ट हुआ और टेबल का नाम मैंने कर दिया सपोज डेटाबेस एंड देन एंटर। अपनी शीट पे चले गए और यहाँ पर फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल्स इफ एरर वी लुकअप। वी लुकअप अगेन पहला सवाल करता है क्या ढूंढना है। मैंने कहा आप इस आईडी को ढूंढें, लेकिन इस तरह से कि जब मैं इसे नीचे ड्रैग करूं तो ये कर्सर बेशक A3 से निकलकर A4 में जाए, A5 में जाए, लेकिन जब मैं इसे आगे ड्रैग करूं तो कर्सर कॉलम ए में ही रुका रहे, आगे ना निकल जाए। तो इसके लिए मैंने कॉलम ए को लॉक किया, कॉमा डाटा कहाँ है। सो मैंने कहा डेटाबेस नाम की एक डेटाबेस है, वहां पर डाटा पड़ा हुआ है जो बराबर में शीट है, वहां तक मुझे जाना नहीं पड़ा, अच्छा हो गया, कॉमा उसके कौन से कॉलम से डाटा को लाए। सो मैंने कहा आप कॉलम 2 से डाटा को लाएं। यहाँ देखिए यहाँ कौन सा कॉलम नंबर लिखा हुआ है, अगर इसे कॉलम 2 मिलेगा तो डाटा उसे मिल जाएगा। और मैंने कहा कि ये कर्सर कॉलम बी से निकलकर सी में जाए, डी में जाए, लेकिन रॉ 1 से ये नीचे ना जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रॉ 1 को लॉक किया और मैंने कहा आप एग्जैक्टली मैच करें। सो यहाँ वी लुकअप क्लोज हुआ और इफ एरर में मैंने कहा कि अगर डाटा आपको नहीं मिलता है तो आपको डैश लेकर आना है यहाँ पर एंड देन एंटर। सो डाटा मेरे पास पॉपुलेट हुआ, ये तीनों रिकॉर्ड्स मेरे पास यहाँ पर सॉल्व हो गए वन गो के अंदर। अगर मैं यहाँ पर नया आईडी भी कोई टाइप करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे सिर्फ इस फॉर्मूला को कॉपी करना है, सॉरी इस फॉर्मूला को सिर्फ कॉपी करना था और नीचे पेस्ट करना है, डाटा मेरे पास पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी जिंदगी आसान हो गई। अगर मुझे डिफरेंट रिकॉर्ड्स को कंपेयर करना है, डिफरेंट रिकॉर्ड को कॉल करना है, तो ये मेरे पास एक बहुत ही आसान सा मेथड है। और एक डिटेल्ड डेटाबेस के अंदर भी अगर मैं काम कर रहा हूँ जिसमें बेशक मेरे पास 100 कॉलम है आगे, तो बजाय इसके कि मैं कॉलम के नंबर मिटा मिटा कर ठीक करूँ, इसका जो फास्टेस्ट मेथड है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अच्छा, अब वी लुकअप को जब आप इस्तेमाल करेंगे, वी लुकअप के दो फेलियर्स हैं, दो मसले हैं उसके अंदर। पहला प्रॉब्लम यह है कि वी लुकअप कभी भी लेफ्ट की वैल्यू को नहीं ढूंढ सकता, और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई नया कॉलम इंसर्ट हुआ तो वी लुकअप के डाटा की पोजीशन चेंज हो जाती है। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, और ये बहुत पावरफुल एग्जांपल है, इसको समझिएगा। ये बहुत इजी करके समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड करेगी। जो डाटा मैंने आज शाम में देखा था उसमें दो प्रॉब्लम्स थे, माइट भी शायद मेरी उनसे डिटेल में बात नहीं हुई, लेकिन माइट भी शायद उनके पास जो प्रॉब्लम थी उसमें से एक प्रॉब्लम ये थी कि डाटा लेफ्ट का नहीं ढूंढ पा रहा था। अच्छा, यहाँ स्टोरी क्या है कि मुझे हार्ड डिस्क की प्राइस ढूंढनी है वी लुकअप की मदद से। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम यहाँ लिखा हुआ है, मैं प्रोडक्ट के नाम को डायनामिक भी कर सकता हूँ। डाटा डाटा वैलिडेशन में यहाँ से मैंने लिस्ट लिया और सोर्स पे मैंने ये तमाम प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर ली और ओके कर दिया। सो मेरे पास तमाम आइटम्स के नाम आ गए। डायनामिकली मैं जिस भी आइटम को चूज करूंगा उसकी प्राइस मेरे पास यहाँ आनी चाहिए। सो फार्मूला बहुत सिंपल है, इक्वल्स वी लुकअप। क्या ढूंढना है, मैंने कहा आप इसे ढूंढें, कॉमा कहाँ से, इस डेटाबेस में से, कॉलम 2 से डाटा लाएं और एग्जैक्ट मैच करें, एंटर। हेडफोन की प्राइस आ रही है, अगर कोई और आइटम चूज कर रहे हैं तो उसकी भी प्राइस आ रही है, तो ये कोई बिग डील नहीं है। अच्छा, अब मुश्किल क्या होगी, मुश्किल ये होगी कि अगर मैं यहाँ एक नया कॉलम इंसर्ट करता हूँ, आप देखें यहाँ रिजल्ट फेल हो गया, 0 आ गया। और 0 क्यों आया, क्योंकि हमने सिस्टम को यानी फॉर्मूला को हार्ड कोड बताया था कि आप कॉलम 2 से डाटा लाएं, और कॉलम 2 फ्यूचर के अंदर या तो हमने एक नया कॉलम वहां इंसर्ट किया या उसकी पोजीशन चेंज कर दी। सपोज करें कलर को मिटाकर मैंने ई से बी में शिफ्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली प्राइस सी में चली गई। ठीक है, या एक नई डिस्क्रिप्शन नाम की हेडिंग आ गई बी के अंदर जिसकी वजह से प्राइस आगे चली गई, तो आपके पास या तो रिजल्ट कुछ और पॉपुलेट करेगा या नहीं करेगा। तो ये वी लुकअप का पहला बग है कि अगर आपके डेटाबेस में नए कॉलम इंसर्ट होंगे तो वी लुकअप आंसर या तो गलत दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशंस भी हम ढूंढेंगे डेफिनेटली। दूसरी जो सिनेरियो है, दूसरी जो पिक्चर है, उसमें मुझे एम्प्लॉय के नाम की मदद से उसका रीजन ढूंढना है।
ठीक है, ये एम्प्लॉय का नाम है और मुझे इसका रीजन ढूंढ के लाना है। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ जो अब तक मैंने सिखाया आपको और जो मुझे आता है, इक्वल्स क्या ढूंढना है, मैंने कहा आप इसे ढूंढें, कॉमा कहाँ से, सेकंड सवाल है टेबल का, सो मैंने टेबल की रेंज बना दी। ठीक है, कॉलम 1 से डाटा लाओ क्योंकि रीजन कॉलम 1 में पड़ा हुआ है, और एग्जैक्ट मैच करके लाओ, एंड देन एंटर। रिजल्ट पॉपुलेट नहीं हो रहा, कह रहा है एनए नॉट अवेलेबल। हालांकि काम मैंने बिल्कुल ठीक किया है। आप देखें जो मुझे सिखाया गया था या मैं आपको जो सिखा रहा हूं, मैं उसी फॉर्मूला को ही अप्लाई कर रहा हूं। भाई क्या ढूंढना है, लुकअप वैल्यू, आपने कहा A4 को ढूंढो, इस नाम को ढूंढो, कहां से, इस रेंज के अंदर से, टेबल की रेंज भी बिल्कुल ठीक बनाई है आपने। कौन से कॉलम से डाटा चाहिए, ज़ाहिर रीजन चाहिए, तो आपने कहा फर्स्ट कॉलम से डाटा चाहिए, और एग्जैक्ट मैच करना है, वो आपने 0 दे दिया, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वी लुकअप का जब आप टेबल की रेंज बनाते हैं तो टेबल की रेंज आप सिर्फ उतनी बनाएंगे जिस चीज को आप क्राइटेरिया में ढूंढ रहे हैं। क्लियर हो रही है? मिसाल के तौर पर अगर मैं नेम को ढूंढ रहा हूं, बकाल इरफान को ढूंढ रहा हूं, तो मेरे टेबल की रेंज भी यहां से बननी चाहिए। ये वी लुकअप की शर्त है कि भाई जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं आपकी रेंज भी वहीं से बननी चाहिए, ये शर्त है टेबल की। अगर आपने एक्स्ट्रा रेंज बनाई है ना, तो डेफिनेटली आपको वो डाटा नहीं मिलेगा जो अभी आपने देखा। अच्छा, अब जब मैंने टेबल की रेंज में रीजन को लिया ही नहीं है, तो कॉलम 1 से डाटा को मैं कैसे लेकर आऊंगा, ज़ाहिर डाटा नहीं आएगा। तो नॉर्मली फिर लोग पाकिस्तानी तरीका इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या है कि इस कॉलम को यहाँ से कट किया, यहाँ पेस्ट किया, और फॉर्मूला को दोबारा एजुकेट किया। आपने कहा कि भाई ये जो डाटा है ना, अब वो इधर है, और कॉलम 3 से डाटा को लेकर आओ। ठीक हो गया, चीज क्लियर हो गई कि भाई क्या ढूंढना है, इरफान को ढूंढना है, किस टेबल से, इस टेबल से, कौन से कॉलम से डाटा लाओ, कॉलम 3 से डाटा लाओ, और एग्जैक्ट मैच करो, एंटर, डाटा आ गया। अब अगर आप यहाँ पर कोई नया नाम कॉपी करके रखते हैं, ऑफ कोर्स उसका रीजन आपके पास आएगा। आप कोई नया रिकॉर्ड लेकर आते हैं, ऑफ कोर्स उसका रीजन आपके पास आएगा, क्योंकि आपने कॉलम की पोजीशंस को चेंज किया तो डाटा आपके पास पॉपुलेट हुआ। तो अब आसान जबान में मैं आपसे कहता हूँ कि वी लुकअप जिस क्राइटेरिया को आप ढूंढना चाहते हैं उसके अगर वो टेबल में अगर वो पीछे है तो वो कभी भी नहीं ढूंढ सकता। उसको जरूरी है, चूंकि रीजन चाहिए था, उसको पीछे होना अगर है तो वो नहीं ढूंढ सकता, उसका आगे होना जरूरी है, तो ही वो डाटा को ढूंढ सकता है, वरना डाटा नहीं मिलेगा। तो ये वी लुकअप के दो बड़े बग्स हैं, दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जिसके बगैर मैं अपने डाटा को कभी भी सर्च नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशंस हैं हमारे पास इंडेक्स और मैच के अंदर, जो कि एक्चुअल में यूनिवर्सल फार्मूलाज हैं लुकअप के लिए, और सबसे एडवांस जो फंक्शंस आप कह सकते हैं अगर लुकअप के अंदर कोई है, तो वो आपके डेफिनेटली इंडेक्स और मैच है, जिसको हम इंशाल्लाह कल के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आज टाइम मिला तो मैं इसको डेफिनेटली टच बेस कर दूंगा। अच्छा, अब एक सवाल और है कि एग्जाम्पल के तौर पर भाई मेरे पास डाटा तो है, लेकिन डाटा जो है ना वो मेरे पास डिफरेंट शीट्स के अंदर है। ठीक है, एक नई एग्जाम्पल बनाते हैं और ये वी लुकअप के जरिए ही इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी पिक्चर को मैं ब्रॉडर वे में देख रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ अपने उन 2-3 दोस्तों के क्वेश्चंस की तरफ कि जिनका सवाल ये है कि डाटा हमारा अगर डिफरेंट शीट्स के अंदर है या डिफरेंट बुक्स के अंदर है तो हमें उसको कॉल कराना हो तो कैसे कराएंगे, और अगर हमें उसको कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे। अब आप में से किसी ने, मैं जरा 2 मिनट का पॉज भी लूंगा और देखता हूँ कि आप लोग मुझे अगर इसका आंसर दें तो मुझे अच्छा लगेगा। शीट 1 से शीट 6 पर मेरे पास डिफरेंट इंप्लॉइज का डाटा है, जिसके फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय आईडीज हैं, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है, एसएन नंबर है और सिटी है। और इस तरह से ये डिफरेंट डाटा हर शीट पर अलग अलग मौजूद है, कंटिन्यूएशन में है। अगर शीट 1 पे सपोज करें डाटा 1015 पे खत्म हो रहा है, तो शीट 2 पर डाटा 1016 से शुरू हो रहा है और 1032 पे खत्म हो रहा है। शीट 3 पे डाटा 1033 से स्टार्ट हो रहा है और 1071 पे खत्म हो रहा है, यानी ये कंटिन्यूएशन में डाटा है, लेकिन पॉइंट ये है कि डाटा जो है वो अलग अलग शीटों पर है, और मुझे इस डाटा को एक्चुअल में यहाँ पर कॉल करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि भाई मैं जो भी आईडी यहाँ टाइप करूँ ना, चाहे वो किसी भी शीट पे हो, शीट नंबर 1 पे हो कि 2 पर हो कि 3 पर हो, आई डोंट हैव एनी इशू, वो डाटा यहाँ पर आना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल होगा?
अच्छा, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, एक शीट पे डाटा को आप नहीं लाएंगे, आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आप डाटा को एक साथ सर्च करना चाहते हो, कैसे करोगे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे साथ कि डाटा ही इतना ज्यादा होता है कि सपोज एक्सेल की जो कैपेसिटी है ना 1,48,576 है, और मैं एक सेल्स की कंपनी के लिए काम करता हूँ, सेकेंडरी सेल्स के डाटा पे काम करता हूँ, और सेकेंडरी सेल्स का जो डाटा, एक मीडियम साइज सेल्स की कंपनी है, 2019 की सेल्स को जब मैंने डाउनलोड किया तो उसका डाटा ही तकरीबन 3 मिलियन का है, सेकेंडरी सेल्स का। तो मैंने एक मैक्रो बनाया जो कि मुझे उस 3 मिलियन के डाटा को ब्रेक करके एक्सेल पे एक एक मिलियन का डाटा दे देता है। अब मैं इन तीनों शीट से वी लुकअप लगाऊं कैसे? ठीक है, मुझे एक नई शीट पे डाटा को ले, पेवेट कैसे बनाऊं? इन तीनों शीट पर डाटा अलग अलग है, कभी आपने तीन डिफरेंट शीट पर, दो डिफरेंट शीट पर डाटा है, चले आप ये ना सोचे 1 मिलियन डाटा है आपके पास, बेशक 100 रॉ का डाटा है, इन 100 रॉस के डाटा को आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, एक पेवेट के अंदर लेकर जाना है। आप कैसे लेकर आओगे? एक्सेल के अंदर बात कर रहा हूं मैं, पावर क्यूरी, पावर पेवेट की बात नहीं कर रहा मैं। तो मैसेज बॉक्स के अंदर अगर कोई मुझे ये बता सके कि अगर डाटा मेरे पास डिफरेंट शीट के अंदर है तो ये कैसे पॉसिबल होगा? वी लुकअप के थ्रू मैं इसे कैसे कॉल करूं? अगर आप में से कोई लोग इसका इनपुट देना चाहें। कमाल साहब, मैंने आपका जो कल वाला क्वेश्चन है वो, उसका आंसर मैं दे दिया, अगर आप शुरू की वीडियो देखेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द टेबल वी लुकअप इंडेक्स मैच? तो अच्छा साजिद साहब, टेबल का एडवांटेज तो मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे एडवांटेजेस है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। वी लुकअप पे हम काम कर रहे हैं, वी लुकअप के फेलियर्स भी हमने देख लिए। अब हम इंडेक्स मैच पे जब जाएंगे तो उसके भी एडवांटेजेस आपको मिल जाएंगे। कैन मर्ज हेडिंग विद टू कॉलम्स, कैन बी कीप इंडेक्स? नहीं, अगर, अच्छा अमीन, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप पेवेट टेबल यूज करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं, मैक्रो यूज करते हैं या टेबल यूज करते हैं, उसमें हेडिंग का मर्ज होना जरूरी नहीं है। अगर हेडिंग्स मर्ज होंगी तो आपकी ये चारों चीजें काम नहीं करेगी, ना फिल्टर, ना पेवेट, ना मैक्रो, ना टेबल, ये कुछ भी चीजें काम नहीं करती हैं। यस्टरडे साजिद साहब, कल की रिकॉर्डिंग लिंक पर मौजूद है, चेक कीजिएगा। जी, वी लुकअप, जीशान, वी लुकअप इंडेक्स मैच पे हम बात कर रहे हैं। वी लुकअप मोर डिफिकल्ट देन वी लुकअप इंडेक्स मैच? बिल्कुल यार, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती दोस्त, सब दिमाग का काम होता है। अच्छा, खुर्रम साहब, रैंडम बिटवीन तो हो गया, हाँ मेरा ख्याल है रैंडम बिटवीन आप वो कह रहे हैं मुझे, जो मैंने कहा था कि 60 डाटा को लेकर आना हो तो मैं कैसे लेकर आऊंगा? आईडी की मैक्स रेंज देखें 1 to 500 वर्कशीट पर। नादिर भी बिल्कुल मेरा ख्याल है वही कहना चाह रहे हैं, मैंने उस वक्त नहीं देखा था। अप्लाई वी लुकअप, हाँ बिल्कुल सही है नादिर। Asma, we have got received the table to apply VLOOKUP necessary to have the first column in both। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अस्मा, अगर ये जिस चीज को ढूंढ रहे हो, अगर देखो किसी भी रिकॉर्ड को जब आप ढूंढना चाहोगे तो आपके लिए कोई एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ना। अगर मैं किसी एम्प्लॉय को ढूंढ रहा हूँ, सीएनआईसी से ढूंढ रहा हूँ, मैं किसी एम्प्लॉय को ढूंढ रहा हूँ, उसके आईडी से ढूंढ रहा हूँ, इनवॉइस को ढूंढ रहा हूँ, प्रोडक्ट को ढूंढ रहा हूँ, तो दोनों टेबल के अंदर वो इनवॉइस नंबर, वो सीएनआईसी नंबर सेम होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली मैं डाटा को ढूंढ सकता हूँ, वरना मैं डाटा नहीं ढूंढ पाऊंगा। कैसे मैच करेगा डाटा? और अभी वी लुकअप के अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं। इफ वी ऐड अ नंबर टू चूज द प्रॉब्लम क्विकली, वी लुकअप। हाँ, ये लोग जो मुझे जवाब दे रहे हैं, शामिर और ये दूसरे सब लोग, ये मुझे नौरीन और ये सब, मुझे ख्याल है वही जवाब दे रहे हैं कि आप रैंडम बिटवीन और वी लुकअप यूज करें तो आपको लार्ज डेटाबेस में से 5000 रिकॉर्ड्स में से आपको अगर सपोज 60 रिकॉर्ड चाहिए जो ऑडिटर मांग रहा है, आप लोग ऑडिटर तो नहीं है ठीक है, तो अच्छा लगा आप लोगों के सबके ये जवाब एक जैसे मिल रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। कल की क्लास को गो थ्रू करने का कोई सेंस नहीं है दोस्त, कल का सेशन लेक्चर जरूर देख लेना। आपने अगर कल की क्लास मिस की है, वीडियो का लिंक है, आप काइंडली उसको डाउनलोड करके सुन सकते हैं। ज़ोरा, मैं आपका मैसेज पढ़, इस वक्त जो पढ़ रहा हूँ उसमें आ रहा है कैन यू प्लीज गाइड मी, तो आप मुझे दोबारा से ड्रॉप कर देना। ओ जीशान साहब, इफ A3 इज इक्वल्स टू वी लुकअप शीट 1 2 शीट 3 शीट 4 शीट 5, हाँ एग्जैक्टली ये हो सकता है। और इफ वी लुकअप, वाओ, मल्टी इफ वी लुकअप, शीट 1 वी लुकअप विद फार्मूला, वी लुकअप थ्रू हेल्पर नंबर यूज करें, ये नहीं समझ में आया।
शीट भी समझ नहीं आया। नेस्टेड वी लुकअप यूजिंग इफ, हाँ सही है। इफ आई क्लिक टू होम टैब, अच्छा इफ यू हैव सेड यू नाउ, वेरी गुड यार। ये जो जवाबात आ रहे हैं इसमें अच्छा लग रहा है कि काफी लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आप इफ, हाँ अस्मा अगेन वी लुकअप इफ एरर के साथ, यस बिटवीन शीट, तो अब बिल्कुल क्लियर है यार। ये तो आप लोग को तो एडवांस एक्सेल आता है, मेरा ख्याल है आप लोग डायरेक्ट सर्टिफिकेट के लिए डाल दें एडमिन को कि भी आप सर्टिफिकेट इशू करें हमारा ठीक है, चलो इंटरेस्टिंग। अब ये काम होगा कैसे, ये अब मैं से बोल दो, अब जिन्होंने जवाब दे दिया ना वो अपने हैंड फ्री ऑफ कर लें, और जिनको नहीं पता है उनको मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। देखो डाटा मेरे पास जो है वो 6 डिफरेंट शीट्स पर है, और मुझे इस डाटा को कॉल करना है, ठीक है। और मैंने क्या किया, आसानी के लिए अपने डाटा को ऑलरेडी टेबल के अंदर कन्वर्ट किया हुआ। डिजाइन के टैब के अंदर देखेंगे फर्स्ट मेरी शीट पे जो डाटा है इसे मैंने टेबल 1 कर दिया है, सेकंड शीट पे जो डाटा है इसे टेबल 2 कर दिया है, 3 कर दिया है, 4 कर दिया है, और इस तरह से सो ऑन, ठीक है। और मैं सिंपल फार्मूला लिख रहा हूँ, इक्वल्स वी लुकअप, बच्चों वाला फार्मूला पहले, और फिर इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे। इक्वल्स वी लुकअप, क्या ढूंढना है, मैंने कहा भैया इसको ढूंढो, और इसका सेल नंबर रॉ नंबर 3 को लॉक करो या कॉलम ए को लॉक करो। तो मैंने कहा कि आप कॉलम ए को लॉक करो, क्योंकि कर्सर जो है जब मैं नीचे ले जाऊं तो रॉ 3 से निकलकर 4 पे चला जाए, कॉमा कहां से डाटा को ढूंढे। अब ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मेरा जो डाटा है वो एक्चुअली 6 शीट्स पे स्प्लिट हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं ऐसे कहता हूँ, चलो जो मुझे बचपन में सिखाया गया था तो वही मैं लिख देता हूँ। मैंने कहा यार टेबल 1 से डाटा को ले आओ, ठीक है। कॉलम कौन से डाटा लाओ, मैंने कहा भाई देख लो यार यहाँ पर कौन सा कॉलम लिखा हुआ है, और इसकी मैंने रॉ को लॉक कर दिया, और कॉमा मैंने कहा आप एग्जैक्ट मैच करें, ब्रैकेट क्लोज करें, इंटर। और अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड 1001 जो मैच हो गया तो वो डाटा भी आ गया, और अगर मैच नहीं हुआ तो आपने देखा कि एरर आ रहा था। तो उस एरर की हैंडलिंग के लिए जिन लोगों ने मुझे इफ का सजेशन दिया है, मैं उनकी बात, देखो एक्सेल के अंदर एक बहुत अच्छा सवाल है, कल भी मैंने एक सवाल किया था कि आप परसेंटेज की साइन को हटा दो तो ये आप कैसे कर सकते हो। तो 2-3 जवाब आना शुरू हो गए थे कि यार आप जो है वो मल्टीप्लाई कर दें इस सेल को, ठीक है, या आप एक और जवाब आया था फिल डाउन था वो, तो आप उसके जरिए कर लें, ठीक है। तो एक ही काम करने के एक्सेल के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो मैंने कहा इफ एरर, और इफ एरर में पहली कंडीशन है ट्रू, वैल्यू मिले, वैल्यू में हमने ये दिया, और अगर वैल्यू ना मिले तो हमने कहा आप डैश दे देना, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब अगर कोई ऐसी आईडी लिखी जाती है जो डेटाबेस में उसे नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली सिस्टम वहां पर हमें डैश रिटर्न कर रहा है, एरर रिटर्न नहीं कर रहा। और मैं इस फार्मूला को ट्रैक करूंगा तो ये तमाम सेल्स पे बिल्कुल प्रॉपर्ली काम कर रहा है, लेकिन डाटा एक्चुअली नहीं हमें दिखा रहा, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर ये डाटा टेबल 1 में नहीं है तो डेफिनेटली ये डाटा टेबल 2 में। तो मैं इसको सिखाता हूँ कि यार तुम टेबल 2 में चले जाना और टेबल 2 से डाटा को लेकर आना, अगर तुम्हें टेबल 1 से डाटा नहीं मिलता है तो, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए मैं इस इफ एरर के फॉल्स के अंदर एक और इफ एरर खोल देता हूं। तो आप ऐसे जिन्होंने इफ की लॉजिक्स पढ़ी हुई है जिसमें ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट होती है, तो अगर आप नेस्टेड लूप चलाना चाहते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, वहां पर फॉल्स के अंदर एक नया इफ खोल देते हैं। यहाँ पर भी यही है, मैं इस पूरे फॉर्मूला को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, और मैंने जाकर यहाँ लास्ट में इफ एरर के फॉल्स के अंदर नया इफ एरर खोल दिया। और मैंने कहा कि भैया तुम रिकॉर्ड ढूंढो A3 को, लेकिन अब की बार तुमको ढूंढना है कॉलम 2 से, टेबल 2 से सॉरी, और अगेन सेकंड कॉलम से डाटा ढूंढना है, मिल जाए तो ले आना, नहीं मिले तो तुमने डैश देना है। मैंने कहा नहीं डैश नहीं देना तुमने, एक और दफा मैंने पेस्ट किया, मैंने कहा तुमने डाटा ढूंढना है अब की बार टेबल 3 से, बाकी सब कुछ वही है। फिर मैंने कहा डाटा तुमको ढूंढना है टेबल 4 से, ठीक है। उसके बाद इसके फॉल्स के अंदर एक और इफ एरर खोल दिया, मैंने कहा आपको टेबल 5 से डाटा को ढूंढना है, और आखिर में मैंने कहा कि आपको डाटा ढूंढना है टेबल 6 के अंदर से। और जितने इफ एरर के इफ खुले हुए हैं, क्योंकि वी लुकअप के तो ब्रैकेट क्लोज हो रहे हैं लेकिन इफ एरर के ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रहे, तो लास्ट में मैंने फॉल्स के बाद उतने सारे इफ एरर के ब्रैकेट क्लोज किए। और आप में से जो एक्सेल के अच्छे यूजर है उनको पता है कि एक्सेल हर एक एरर ब्रैकेट जब खुलता है तो उसको अलग कलर से प्रॉम्प्ट करता है। अच्छा, कभी अगर आप
यहाँ देखें हर चीज कलर में नजर आ रही है, इसका मतलब है कि फंक्शन बिल्कुल प्रॉपर है। कभी आप कोई काम कर रहे हो ना और आपको लगे कि यार आगे के सारे कलर गायब हो गए, या देखें A3 कलर में नहीं आ रहा, B1 कलर में नहीं आ रहा, यहाँ तक तो ठीक है, B1 कलर में आ रहा है, A3 कलर में आ रहा है, इधर भी A3 कलर में आ रहा है, इधर से गायब हो गए कलर सारे। तो आपको फौरन से अलार्म आना चाहिए दिमाग के अंदर कि इधर से कहीं गलती है, जहां से इसका कलर ब्लैकआउट हो गया, ठीक है। तो आपने फौरन फार्मूला को रिव्यू किया और अपने एरर को जैसे ही सॉल्व किया, ऑटोमेटिकली सारी लाइट्स वापस आ गई और आपको समझ आ गया कि आपका फार्मूला बिल्कुल ठीक है। सिंपली आपने इंटर किया, रिजल्ट पॉपुलेट हो रहा है, और ये जो रिजल्ट आ रहा है ये आखिरी शीट से पॉपुलेट हो रहा है, ठीक है। 1150 अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लास्ट शीट पर मौजूद है, और ये डाटा मेरे पास यहाँ पर पॉपुलेट होता है, और ये किसी और शीट पर डाटा है, ये वहां से डाटा को ला रहा है। ऑफ कोर्स टेबल 5 के बाद अगर कोई रिकॉर्ड में ढूंढ रहा हूं तो वहां पर एरर है, लेकिन टेबल 5 या 6 तक जहां मेरा डेटाबेस मौजूद था, उस शीट तक के डाटा को अगर मुझे बार बार ढूंढना है, तो आपने देखा बचपन में हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले वी लुकअप और इफ एरर, तो एक्चुअली मैंने उन्हीं दोनों लॉजिक्स को अप्लाई किया, मैंने कोई नई रॉकेट साइंस नहीं लगा दी, और मैंने अपने काम को यहाँ पर रिजॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक चीज और ये समझिएगा कि जो शाम में मेरे पास कॉल आई थी, उसमें मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, जो मैंने उनसे स्क्रीनशॉट मांगा था, तो यहाँ उनके पास जो नंबर्स थे ना, वो ग्रीन फॉर्मेट के अंदर आ रहे थे, ठीक है। उनके पास इस तरह से, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये मशीन से जनरेट किया हुआ डाटा है, तो आमतौर पे मशीन नंबर को एज अ टेक्स्ट बना देती है। तो अगर आपके नंबर्स इस तरह से आ रहे हैं, तो ये नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट है, और आपको इसका प्रॉब्लम डेटाबेस में मिलेगा। यहाँ देखें डाटा नहीं मिल रहा, पहले मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा, 1150, ठीक है। तो आप नंबर को ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पर वो नंबर नहीं है, टैक्स है। टैक्स की अलाइनमेंट आपके पास लेफ्ट होती है, और नंबर की अलाइनमेंट हमारे पास राइट होती है। जब भी आप कोई नंबर लिखोगे वो राइट अलाइनमेंट पर आएगा, जब भी आप कोई टैक्स लिखोगे वो लेफ्ट अलाइनमेंट पर आएगा। तो ये टैक्स से लेफ्ट अलाइन है। तो अब इसको ठीक करना है, ठीक है। एक तरीका तो ये कि पकड़ के मेहनत करें आप इसको, और आप इसको सही करें कि भाई ये जो मसला है ना, ये ऐसा नहीं ऐसा है, या इसको मिटाकर इसको सही करो, ठीक है। दो चार अगर नंबर है ना, तो आपने थोड़ी सी मेहनत शायद आप कर भी लेंगे, लेकिन अगर आपने एक डाउनलोड किया है सॉफ्टवेयर से, और सेल्स का डाटा आ रहा है, इनवॉइसेस आ रही हैं, वो सारी नंबर में कन्वर्ट हो गई, और सपोज करो जी वो 50,000 इनवॉइसेस है, तो आप हर एक को बैठकर तो नहीं ठीक करोगे। तो इसका जो आसान सा तरीका हो सकता है वो ये कि आप इन सारे नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, और फिर आप जाते हैं डाटा के टैब में। ये देखिए मैंने सारे नंबर्स टेक्स्ट बना दिए हैं। डाटा के टैब में टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर, और यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना, डिलिमिटेड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, टैब का ऑप्शन रहने देना है, नेक्स्ट करना है, जर्नल की कैटेगरी रहने देनी है, और फिनिश कर देना है। आपके ये सारे नंबर्स टेक्स्ट से नंबर के अंदर कन्वर्ट हो गए, और जैसे ही कन्वर्ट हो गए ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट भी आगे पॉपुलेट होना शुरू हो गया। तो अगर आपका डाटा टेक्स्ट और नंबर के दरमियान है और आप नहीं ढूंढ पा रहे, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि आपके जो जिस चीज को सर्च कर रहे हो, जिस क्राइटेरिया को आप सर्च कर रहे हो, वो डाटा जो है वो एग्जैक्टली आपका ओके है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि उसकी पोजीशन, अब सपोज करते हैं कि जी यहाँ आईडी से पहले सीरियल नंबर नाम का एक कॉलम है, ठीक है, और आपने टेबल की रेंज में इसको भी लिया हुआ है। सपोज करें यहाँ लिखा हुआ है इनवॉइस नंबर, और इनवॉइस नंबर स्टार्ट हो रही है सपोज इस तरह से, तो क्या आपने गलती से इसकी भी तो रेंज नहीं बना ली है? तो अगर टेबल ढूंढ रहे हो इसको और रेंज में ये भी आ गया है कॉलम, तो माइट भी शायद आपका डाटा पॉपुलेट नहीं होगा, डाटा कॉल नहीं होगा। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है, इन गलतियों को आपने दूर करना है। नाउ अब आते हैं अपने सबसे बड़े प्रॉब्लम की तरफ, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अगर डाटा हमारे पास डिफरेंट बुक्स के अंदर है। अब इसी तरह का डाटा है, बुक 1 में डाटा है, यही डाटा है, देखा, ठीक है। जो मैंने अभी आपको अलग अलग शीटों में दिखाया वैसा ही डाटा है, लेकिन मैंने उसको बुक में डाल दिया है। तो बुक 1 में जो है वो 1 से लेकर 1015 तक कुछ रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं। बुक 2 के अंदर 1016 से 1032 तक नजर आ रहे हैं।
बुक 3 के अंदर 1034 से 33 से रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं 1071 तक, और इस तरह से स्वान ये चलता जा रहा है। और मुझे डाटा एक्चुअली कॉल करवाना है यहाँ पर इस जगह पर कि मैं किसी भी एम्प्लॉय का आईडी टाइप करूं, आइदर वो बुक 1 पर है या बुक 2 पर है या बुक 3 पर है, वो डाटा मेरे पास यहाँ पर कॉल होना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल होगा? डाटा अब की बार डिफरेंट बुक्स के अंदर है, डिफरेंट शीट के अंदर नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी पिक्चर बदली है, ज्यादा नहीं बदली है। थोड़ी सी पिक्चर बदली है, इसका मतलब यह है कि जब आप एक ही शीट पर, एक ही बुक में डिफरेंट शीट में से डाटा ढूंढते थे, तो आप उसको कहते थे कि देखो ये जो मेरा टेबल 1 है ना, वहां जाना, जो हमारी शीट 1 पर है वहां जाना, और उस पूरे टेबल की आप रेंज दे देते थे, या आप जाकर मैनुअली उसकी रेंज बना देते अगर आपने टेबल नहीं बनाया तो आप ऐसा कुछ करते होंगे, ठीक है। लेकिन अब की बार स्टोरी है कि डाटा डिफरेंट बुक्स के अंदर है, तो टेबल की रेंज में अब हमको बुक को सेलेक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये मुश्किल नहीं है। जो सलमान ने जो सवाल किया था कि अगर डाटा मेरे पास डिफरेंट आईएसपीज जो है वो, मैं बैंक में हेड ऑफिस में हूँ, मेरे पास एक मशीन से एवरी मंथ एक डाटा डाउनलोड होता है जिसमें मेरे पास तमाम इंश्योरेंस का डाटा आ रहा होता है, और मेरे पास मेरे 4 आईएसपीज हैं जो मुझे हर मंथ के आखिर में इंश्योरेंस की डिटेल्स भेजते हैं अपनी अपनी, और मुझे उन चारों फाइल को एक्चुअल में कंपेयर करना होता है अपनी मास्टर बुक के साथ। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अब आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में कि आप वी लुकअप लगा रहे हो। आपके पास मास्टर बुक खुली हुई है, मैं भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको। आपके पास मास्टर बुक खुली हुई है, उस मास्टर बुक में वी लुकअप के जरिए आप कहते हो कि यार ये वाली आईडी अगर है तो लेकर आ जाओ, नहीं है तो फॉल्स कर दो, या मुझे कोई एक यूजर फ्रेंडली मैसेज दे दो जो इफ एरर के जरिए आपने देखा। और जो होगा वो उसकी उसकी लॉजिक जो है वो यहीं से स्टार्ट होगी। आप इसको थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा। तो अगेन मैंने यहाँ पर कुछ हेल्पर कॉलम ले लिए, और सबसे अच्छी बात मैंने ये की कि पीछे मैंने वो सारी फाइल्स जिसमें से डाटा कॉल कराना ना, वो उनको मैंने ओपन कर लिया। फिलहाल मैंने 3 बुक्स ही खोली हैं। ऑफ कोर्स उसमें 6 बुक्स है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल 3 बुक्स में ही काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहली बुक है मेरे पास जिसका नाम है बुक 1, इसके टेबल का नाम है टेबल 1। दूसरी बुक है जिसका नाम है बुक 2। आपके पास अलग अलग आईएसपी से, उनके नाम अलग अलग होंगे, और उसके अंदर जो डाटा है मेरे पास उसमें मैंने टेबल बनाया, टेबल का नाम है टेबल 2। और तीसरी बुक है मेरे पास बुक 3, और इसमें जो टेबल है उसका नाम है टेबल 3। और अब मैंने अपनी एक मास्टर बुक ली हुई है जिसमें मैं ये डाटा को लेकर आना चाहता हूँ। सो फॉर्मूला तो वही है, इफ एरर। क्या ढूंढना है? मैंने कहा आप इसको ढूंढें। अगेन किसको लॉक करेंगे? ए को, कॉमा, कहां से ढूंढे? अब मैंने कीबोर्ड से ऑल्ट बटन दबाया हुआ है और टैब बटन प्रेस किया, और मैं जा रहा हूँ बुक 1 पे। सो मैंने टैब बटन दबाया एक और दफा, ऑल्ट दबा हुआ है मेरा, एक और दफा टैब दबाया, मैं बुक 1 पे आ गया, क्योंकि मुझे टेबल की रेंज बनानी है ना। अच्छा, मैंने यहाँ गलती कर दी, वी लुकअप तो लिखा ही नहीं। अब सही। सो अब मुझसे कहता है कि भाई डाटा बताओ। सो मैंने कहा यार देखो ये रहा डाटा, ठीक है। इसने खुद रेंज बना ली, बुक 1 के अंदर, शीट 1 के अंदर, टेबल 1 के अंदर। ठीक हो गया। कौन से कॉलम से डाटा को लेकर आओ? फिलहाल मैं इसको 2 कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको डायनामिक कर दूंगा जो मैंने हेल्पर कॉलम बनाए हुए। और मैंने कहा एग्जैक्ट मैच करो, ब्रैकेट क्लोज किया। तो ये पहला वी लुकअप का मसला हल हुआ, लेकिन अब इसी फॉर्मूला को मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। सो मैंने यहाँ पर दोबारा लिखा इफ एरर, वी लुकअप, क्या ढूंढना है? मैंने कहा $A3 को ढूंढो, ठीक है। $A3 कौन है? मेरा सेल रेफरेंस है। कौन सी बुक में जाना है आपकी बार? कहता है टेबल बताओ, कौन सी बुक से डाटा ढूंढना है? मैंने कहा यार तुम जाओ बुक 2 के अंदर, और ये डाटा है, यहाँ से डाटा को लाओ, कॉलम 2 से, एग्जैक्ट मैच से, ब्रैकेट क्लोज किया। तीसरा इफ एरर खोला, वी लुकअप लगाया, क्या ढूंढना है? मैंने कहा $A3 को ढूंढो। कहां से? मैंने कहा यार तुम ढूंढो बुक 3 में, कॉलम 2 से डाटा लाओ, एग्जैक्ट मैच करो, और अगर नहीं मिले ना तो डैश ले आना। लास्ट में मैंने तीनों इफ एरर के ब्रैकेट क्लोज किया और देन एंटर किया। डाटा पॉपुलेट हो गया, कॉपी पेस्ट किया,
डाटा आ गया, जिंदगी आसान हो गई। कोई रिकॉर्ड ऐसा लिख दिया जो बुक 6 के अंदर पड़ा हुआ है, डाटा नहीं आ रहा। कोई रिकॉर्ड अगर बुक 1 या 2 या 3 से आ रहा है तो डाटा हमारे पास पॉपुलेट हो रहा है। और अगर मुझे इसको डायनामिक बनाना है तो जैसे यहाँ हमने कॉलम 2 जो सिलेक्शन की थी उसको मैं इस सेल के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और इसमें मैं सिर्फ रॉ को लॉक कर रहा हूँ 1 को। तो ये मैं थोड़ा सा डायनामिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरा रिजल्ट अभी एक्चुअल में वैसा आया नहीं, पीछे उसने सारे नामों को कॉपी पेस्ट कर दिया था। ग्रेट, जबरदस्त। अब मैं यहाँ पर कोई भी एंट्री करके चेक कर सकता हूँ, रिकॉर्ड एग्जैक्टली मेरे पास बिल्कुल करेक्ट पॉपुलेट हो रहा है। तो ये एक बेस्ट मेथड है। आपने देखा कि फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया था डिफरेंट शीट में से डाटा को ढूंढने वाला, फॉर्मूला वही है ये कि भाई आप अब डाटा को लेकर आओ डिफरेंट बुक्स में। तो अगर आपके पास 4-5 सेल्स की बुक्स आ रही हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डिफरेंट स्टोर से डाटा आ रहा है, आपको उस डाटा को अपनी मास्टर बुक के अंदर कॉल कराना है। आपके पास डिफरेंट वेंडर्स हैं जो आपको सप्लाई दे रहे हैं और आपको उनकी प्राइस लिस्ट चेक करनी है, वेंडर की प्राइस क्या आ रही है। आपके पास सप्लाई चेन का डाटा है, आपके वेयर हाउसेज में डिफरेंट आइटम्स मौजूद है, कुछ आइटम्स आपकी फला वेयर हाउस में, कुछ आइटम फला वेयर हाउस में, कुछ आइटम फला वेयर हाउस में। और इन तीनों वेयर हाउसेज की आपके पास जो माइसेस है वो अलग अलग बुक्स के अंदर मौजूद है। आप उसी के अकॉर्डिंगली उसे अपडेट करते हैं, या आपका स्टोर का जो सुपरवाइजर है वो अपडेट करके आपको दे रहा है अपने स्टोर की डिटेल्स। तो आपका डाटा जो है वो डिफरेंट बुक्स के अंदर है और आपको एज पर नीड उसको कॉल करना है। तो आपको एक ही दफा फार्मूला लिखने की जरूरत है, एफ एरर के थ्रू वी लुकअप को इस्तेमाल करें। फिर चाहे आप डिफरेंट शीट के अंदर काम करें या डिफरेंट बुक्स के अंदर काम करें, आपका मेथड वही रहेगा, आपकी चीजें जो है वो अपग्रेड होती जाएगी। तो एक ही फॉर्मूला। अब इसके अंदर देखें मल्टी वी लुकअप आ गया, जो सवाल क्या था किया जा रहा था, या आउटलाइन के अंदर भी अगर आप देखेंगे उसमें मल्टी वी लुकअप है, मल्टी शीट वी लुकअप है, मल्टी बुक वी लुकअप है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं कि वाकई इसके एडवांटेजेस हैं और हम वन गो के अंदर बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगेन वी लुकअप लेफ्ट वैल्यू नहीं ढूंढता, आपको टेबल में इस बात का ख्याल रखना है, आप जिस आईडी को ढूंढ रहे हैं वो यूनिक होनी चाहिए। अच्छा, यूनिक होनी चाहिए, इसके अंदर भी एक सवाल है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बैंक की एग्जांपल लेता हूं, तो बैंक में क्या होता है कि एक सीएनआईसी पर एक से ज्यादा अकाउंट खुले हुए होते हैं, ठीक है, ब्रांचेस के अंदर। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं जब सीएनआईसी नंबर टाइप करूँ ना, सपोज मैं हेड ऑफिस में हूँ, मैंने इरफान का सीएनआईसी नंबर टाइप किया, तो इरफान की जितने भी अकाउंट्स खुले हुए ना बैंक के अंदर, क्योंकि मैं तो हेड ऑफिस में, मुझे पता है जिस जिस ब्रांच में अकाउंट खुले हुए, तो वो डाटा मेरे पास पॉपुलेट करे। अब वी लुकअप में क्या होता है कि वो पहली एंट्री ढूंढ के लाता है सर। यही चीज इनवॉइस के अंदर भी होता है। भाई आप सेकेंडरी सेल्स पे काम कर रहे हैं और आपने सपोज करें तारीख डाली के पहली तारीख की सारी इनवॉइसेस आ जाए, तो पहली तारीख की इनवॉइसेस वी लुकअप के थ्रू आप नहीं ढूंढ पा रहे होगे क्योंकि, अच्छा मुझे इसमें भी आपका इनबॉक्स चाहिए, मैसेज आप जरा मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिनके पास इस तरह की सिचुएशन होती है कि सपोज करें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक इनवॉइस नंबर डाली और वो इनवॉइस के अगेंस्ट में बहुत सारी आइटम्स है और वी लुकअप से पहली एंट्री ला के देता है, दूसरी एंट्री नहीं ला के देता, ठीक है। या सीएनआईसी के नंबर से आप डाटा को ढूंढना चाहते हैं तो वी लुकअप जो है वो पहली एंट्री ला के देता है, दूसरी एंट्री नहीं ला के देता। तो आप उसका रिप्लेसमेंट क्या करते हैं? आपके पास कोई हल है? अगर मेरे पास सपोज करें, मैं आपको एग्जांपल यूं और थोड़ी सी आसान तरीके से समझाऊं कि मेरे पास 1050 पर 2 लोग हैं, ठीक है, बल्कि एक बुक है मेरे पास, बुक नंबर 1, और इसमें एक साहब है 1001 1001 1001 पे एक और साहब है, ठीक है, ये 2 लोग हैं। अच्छा, मैं डेटाबेस में जा रहा हूँ और मैं कहता हूँ 1001 को ढूंढो, 1001 को ढूंढो। आप देखो वो दोनों रिकॉर्ड्स जो ला के दे रहा है, वो पहला वाला रिकॉर्ड ला के दे रहा है, वो दूसरा रिकॉर्ड ला के ही नहीं दे रहा, ठीक है, हालांकि दूसरे 1001 पे दूसरे साहब है। तो इसको बहुत सारे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि यार अगर एक से ना एक एक डेट है, ये सारे लोगों की जो हायरिंग है ना वो इस तारीख पे हुई है और मैं कहता हूं कि इस तारीख की जितनी भी हायरिंग है ना वो आ जाए, तो वी लुकअप आपको पहली एंट्री ला के देगा, दूसरी एंट्री नहीं ला के देता। तो मुझे जरा आपसे जवाब चाहिए कि आप में से कोई लोग ऐसा करते हैं। तो नादिर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा इंडेक्स मैच
वहां अप्लाई होगा, मल्टीपल कैटेगरी दे सकता है, इंडेक्स मैच मल्टीपल कैटेगरी दे सकता है। हाउ टू डिफाइन मल्टी VLOOKUP। अच्छा, तो शम्स आई बिलीव कि मैंने जवाब दे दिया। साजिद साहब ने हाँ लिखा है। यूनिक रिकॉर्ड्स, न्यू यूनिक रिकॉर्ड। अच्छा हाँ, ये बड़ा अच्छा एक जवाब है खुर्रम साहब ने जो बताया कि यार आप जो है ना वो एक हेल्पर कॉलम बना दें और उस हेल्पर कॉलम की मदद से ढूंढ लें, ठीक है ना। तो ये हो सकता है, ठीक है। फिर अगेन वाली बात है ना कि पाकिस्तानी तरीका मजाक करो, तो पाकिस्तानी तरीका हमने लगाया क्योंकि हमने देखा कि यार ये जो है ना वैसे तो मोहब्बत से नहीं आएगा, तो इसके लिए थोड़ी सी तमीज़ भी करनी पड़ेगी और डाटा जो है वो निकल आएगा, लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम इंडेक्स मैच लर्न करेंगे, यस साबरीन डेफिनेटली लर्न करेंगे, लेकिन आज नहीं, इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम VLOOKUP को जरा पढ़ लें ठीक से। अच्छा, क्वेश्चन का माइक ऑफ कर, जिनका भी माइक गलती से खुल गया है। आखिरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और आखिरी सवाल है कि भाई डाटा जो है ना वो मेरे पास, ये सलमान का एक सवाल था जिनको मैंने कुछ इस तरह से बनाकर दिखाया है, और फिर मैं शाम में जो एक सवाल था उसकी पिक्चर दिखाकर मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, स्टोरी है, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी सवाल आया, मैं जवाब दे देता हूँ आपको, लेकिन जिन साहब ने पूछा था मैं नाम उनका भूल गया हूँ, लेकिन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब पढ़ाऊंगा तो और भी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन आज मैं आपको आपका मसले का हल दे देता हूँ क्योंकि वो मैंने जवाब है मेरे पास। अच्छा हाँ, रियाज बिल्कुल सही है कि अगर मोर देन 2 एंट्रीज होगी तो आप कैसे करेंगे। कैन आई रिमूव इट? नहीं, रिमूव नहीं करना। कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा डाटा को रिमूव करना तो कंपनी हमें रखती ही इसीलिए क्योंकि हम डाटा को संभालें, वरना अगर हम डाटा को रिमूव कर देंगे तो कंपनी हमारा बड़ा मसला आ जाएगा। अच्छा, तो सलमान आपका सवाल था कि यार आपके पास एक जो है वो तमाम इंश्योरेंस लोगों के डिटेल्स हैं। सपोज करें कि जी ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने आपकी कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ है, और इन लोगों की 5 डिफरेंट बुक्स के अंदर आपके पास ये 6 डिफरेंट बुक्स हैं, ठीक है। अभी आपने देखा था, तो ये समझ लें कि ये डिफरेंट ISPs हैं जो आपको ये अपनी अपनी बुक्स दे रहे हैं और कहती हैं कि चेक कर लो। अब आपको क्रॉस चेक करना है कि यार ये जो आपको ISP ने डाटा दिया है, ये डाटा आपकी डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। अगर करता है तो ज़ाहिर है उसका ID लेकर आ जाए या उसका नाम लेकर आ जाए, और अगर नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली इफ एरर के अंदर फॉल्स आ जाएगा कि भाई ये तो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता आपकी ID के अंदर, ठीक है। इसको एग्जांपल बनाकर देखते हैं, तो मैं 2 बुक के साथ करके दिखाता हूँ क्योंकि ये काम हमने ऑलरेडी कर लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो डाटा को कंपाइलेशन हम करने जा रहे हैं। सो मेरे पास बुक 1 में अगेन कुछ रिकॉर्ड्स हैं 1001 से लेकर 1015 तक, और बुक 2 में मेरे पास एक रिकॉर्ड है 1016 से लेकर 1032 तक। ये मुझे दोनों ISPs ने रिकॉर्ड दिया है, और इन रिकॉर्ड्स को मुझे अपनी डेटाबेस के साथ वेरीफाई करना है कि ये लोग मेरी डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं। अगर हैं तो उनका ID लेकर आ जाए, और अगर नहीं है तो मैसेज के अंदर दे दे नॉट अवेलेबल, नॉट फाउंड, फॉल्स, ठीक है। सो वही फॉर्मूला इक्वल्स इफ एरर VLOOKUP। क्या ढूंढना है? मैंने कहा भाई आप इसको सर्च करें, कॉमा कहां से सर्च करें। सो मैं चला जाता हूं अपनी बुक 1 में, और मैंने कहा कि आप इस पूरे डाटा को सर्च करें, डाटा में से सर्च करें और कॉलम 1 से ले आओ। अगर ID मिल जाए ना तो चूंकि यूनिक ID कॉलम 1 से ले आओ और एग्जैक्ट मैच करके ले आओ। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने फिर से कह दिया इफ एरर, और हमने कहा VLOOKUP A2 को ढूंढो। कहां से अब की बार? तो मैंने कहा आपको ढूंढना है बुक 2 में से, कॉलम 1 से डाटा लाना है, एग्जैक्ट मैच करना है, और अगर ना मिले तो आपको कहना है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, दोनों ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सो अगर ये रिकॉर्ड मिल रहा है तो मैसेज भी आ रहा है, रिकॉर्ड जहां पर नहीं मिलेगा वहां मैसेज आना शुरू हो गया रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि हम 2 बुक से डाटा ढूंढ रहे हैं ना। और अगर पहली ही बुक के अंदर अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड की जो नहीं है, सपोज करें कि ये 1004 नहीं है,
बुक 1 के अंदर, ये 1004 नहीं है, इसका नंबर मैं बदल देता हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा और मैसेज आ गया रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो आपने डाटा को कंपेयर कर लिया डिफरेंट सोर्सेस से। सो ये जो आप महीने के आखिर में बड़ी मेहनत मिसाल के तौर पर अगर हो रही है, तो आपने देखा कि यार ये तो मिनट का काम है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। और अब इसके बाद फिर आपने जैसे और भी मुझसे सवाल कहते कि यार इसका ग्राफ भी बन जाए, जितने नॉट फाउंड है वो एक अलग जगह पर उसका नंबर आ जाए कि यार इतने नॉट रिकॉर्ड जो है वो लेफ्ट हो गए हैं, तो ग्राफ के अंदर आ जाए, उसको कंपेयर कर ले लास्ट मंथ के साथ वगैरह वगैरह। तो फिर आप जैसे जैसे सवाल आते रहेंगे वैसे वैसे जवाब भी आते रहेंगे। तो फिलहाल जो आपका सवाल था उसको मैंने यहाँ तक एड्रेस कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन, और ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग था जो जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ, और पार्टिसिपेंट ने जो लिस्ट मुझे भेजी थी उसमें उन्होंने कुछ इस तरह का डाटा भेजा था कि उनके पास कुछ ओल्ड मटेरियल है, कुछ न्यू मटेरियल है, और उनके पास कुछ आइटम की डिस्क्रिप्शन है, रिमार्क्स है। अब उनकी डिटेल्स उनको लेकर आनी है। तो उनकी जो दूसरी लिस्ट में मैंने डाटा देखा था, बॉस आपसे मुखातिब हूँ, नाम मैंने आपसे पूछा नहीं था। तो आपकी लिस्ट में मैंने सबसे पहले देखा था कि यार उसमें डाटा तो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है। पहला प्रॉब्लम तो ये था, मुझे नहीं पता कि आप जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ मटेरियल से मटेरियल को मैच कराना है, और सपोज कोई भी एक उसकी यूनिट प्राइस या कोई भी चीज यहाँ लेकर आनी है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है यहाँ पर सबसे पहला कि ये तो टेक्स्ट बना हुआ है, तो इसको पहले तो ठीक करना पड़ेगा। और ये ठीक कैसे होगा? इसको सेलेक्ट किया, डाटा में गए, टेक्स्ट टू कॉलम किया, नेक्स्ट और फिनिश किया, तो ये प्रॉब्लम पहला तो सॉल्व हुआ, ये नंबर बना। दूसरा कि जब आप डाटा को ढूंढोगे तो रेंज में ये कॉलम कतई नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका डाटा शुरू यहाँ से हो रहा है। तो ये कैसे आप लिखोगे फॉर्मूला? इक्वल्स, क्या ढूंढना है? आपने कहा इसको ढूंढो, कॉमा, कहाँ से? आपने दूसरी बुक का रेफरेंस दिया और आपने कहा यहाँ से, ठीक है। और इसके कौन से कॉलम से डाटा को लेकर आए? सपोज करें आपको कॉलम 4 से डाटा लाना है जो कि नेट प्राइस है, और एग्जैक्ट मैच करें, ब्रैकेट क्लोज, डाटा पॉपुलेट हो गया। पीछे जैसे जैसे नंबर्स जो भी होंगे वो नंबर्स यहाँ पर पॉपुलेट करेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन का भी आंसर मैंने दे दिया है। आप स्क्रीन पे चेक भी कर लीजिएगा इस वीडियो को, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। लास्ट एक सवाल था जिन्होंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सवाल किया था, और ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि इन साहब ने जो है ना वो पहले से एक्सपेरिमेंट किए हुए, मैं नाम इनका भूल गया हूँ। ईमेल पर उन्होंने मुझे कुछ फोन नंबर की लिस्ट शेयर की थी गूगल क्लासरूम के अंदर। तो इस तरह का डाटा आपके पास था, ठीक है। और आपकी जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि यार ये नंबर अगर कहीं भी इशू है तो उसे हाईलाइट कर दे, ठीक है। तो ये काम तो मेरा ख्याल है आप सबको पता होगा, और आप जिन्होंने ये क्विज भेजा है उनको भी पता है कि यार ये तो जो है ना उससे हो सकता है, क्या नाम है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और डुप्लीकेट वैल्यू से, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट मेरा मैं जो समझाता वो ये कि आप ये चाहते थे कि अगर वो डुप्लीकेट निकल आए ना, तो वो रिकॉर्ड तो हाईलाइट होना ही चाहिए, प्लस उसका नाम भी हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है एक्चुअल में। ये फाइल मैं आपको अभी सॉल्व भेज देता हूं। अगर आपका काम रुक रहा है तो आपका काम आज से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉपिक पढ़ाऊंगा, इफ काउंट इफ्स पढ़ाऊंगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और आप देखिए कि इस वक्त ये सारे लोगों के पास यूनिक नंबर है, ठीक है। अगर मैं किसी के भी नंबर को कॉपी करके कहीं भी जाकर पेस्ट करता हूं तो वो डाटा ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हुआ, जिसने कमेंट भी दे दिया। अगर कमेंट नहीं चाहिए तो आप नहीं रखना। और ये गुलजार के पास और अमान के पास, आमना के पास जो है वो रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो ये उनके नाम भी जो है वो पॉपुलेट हो गए। और आपको देखना हो कि मैंने इसके ऊपर क्या किया हुआ है, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर मैनेज रूल में जाकर आप चेक कर लेना कि मैंने इस पे कौन से फॉर्मूलाज लगाए हैं, ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं ये फाइल आपको अभी गूगल क्लासरूम में रख दूंगा, जहां से आपको इस क्वेरी का आंसर मिल जाएगा, और मैं इसको डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा जो हमारी ट्रेनिंग का एजेंडा का पार्ट होगा। ना आपकी तरफ आते हैं, और अगर कोई क्विक क्वेश्चन है तो उसको एड्रेस करते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं सेशन को यहाँ पर ऑफ करूंगा। जिनके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मैसेज बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा,
शम्स जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है कैन वी डिफाइन मोर देन वन वी लुकअप इन लुकअप वैल्यू इन वी लुकअप, तो थोड़ा सा इसको और स्पेसिफिक कर दें। आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको ईस्ट की इरफान की सेल्स देखनी है और ईस्ट वेस्ट के अंदर भी इरफान है, आपको उसको देखना है, तो आप स्पेसिफिक कर सकते हो कि यार मुझे जो इरफान देखना है ना, वो मेरी ब्रांच सपोज करें आई चुंदी रोड में है ना, वो वाले इरफान की सेल्स ले आओ। ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि इरफान हो आई चुंदी रोड पर हो। ठीक है, तो ये मैं कर सकता हूँ, मल्टीपल एफ हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद है, अच्छा ज़रा थोड़ा सा और क्लियर करें, इफ यू डोंट वांट टू प्रीवियस डिटेल्स टू शो एंड ओनली वन पार्ट टू शो, सो हाउ कैन, तो आप वीलुकअप में अगर ये सवाल करो कि प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो आपको देखें जो चाहिए ना वही वीलुकअप आपको ला के देगा। आपको नहीं चाहिए वो कॉलम ऑफ कर दें। अच्छा, इसका ज़ोरा के जवाब में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, जो मुझे उनकी बात समझ में आई है, आई बिलीव कि मैं उनको जवाब दे पाऊं जो मैं समझाऊं। अच्छा देखो, अब सपोज करो कि ये मेरे पास डाटा है और मुझे ना नेक्स्ट शीट पर ये सारा नहीं चाहिए, मुझे इसमें से सिर्फ 5 कॉलम चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस डाटा को कॉपी किया एक नई शीट पे, और मैंने कहा यार मुझे ना बंदे का नाम चाहिए, हाइड, भाई हमने लोगों के फीडबैक लिए हुए हैं, ठीक है, और उसी के बेस पर सारा डिसाइड होगा। तो मुझे चाहिए बंदे का नाम, हायर डेट में कोई दिलचस्पी नहीं है, किस सिटी में मैंने उसका जाकर इंटरव्यू किया था वो है, प्रोविंस में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, ठीक है वो पता चल जाए, किस साल में हायर किया है कोई दिलचस्पी नहीं है, सैलरी बोनस ओवर टाइम में कोई दिलचस्पी नहीं है, टोटल कंपनसेशन चाहिए, और कौन से डिपार्टमेंट का बंदा है वो चाहिए, और क्या फीडबैक उसको मिला है वो चाहिए। अब मुझे सेलेक्टिव चीजें चाहिए, सारी चीजें नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर लोगों के आईडीज टाइप करूंगा, जिसका आईडी टाइप करूँ ना वही रिकॉर्ड मुझे चाहिए। तो आपको ना सिर्फ ये समझना होगा, कहीं भी एक हेल्पर कॉलम बना दो। तो ये है हमारा डाटा, इसको मैंने देखा कि यार ये जो फुल नेम है मेरा, ये फर्स्ट कॉलम है, सिटी मेरा, सॉरी आईडी जो है मेरा फर्स्ट कॉलम है, फुल नेम मेरा सेकंड कॉलम है, सिटी मेरा फोर्थ कॉलम है, ठीक है, प्रोविंस छोड़ दिया फिफ्थ सिक्स सेवंथ, मैंने रखा था सिक्स कॉलम, एम्प्लॉयमेंट टाइप रखी थी, ये सिक्स हो गया, टोटल कंपनसेशन डिपार्टमेंट, तो ये हो गया 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। सो मैंने यहाँ पर हेल्पर कॉलम में दिया 12 13 और 14। तो मुझे सब नहीं चाहिए था जो आपने शायद कहा है वो मैं जो समझाऊं, सो मैंने वही लिखा, इक्वल्स वी लुकअप क्या ढूंढना है इसको ढूंढो, और कॉलम ए को लॉक करो। कहाँ से, टेबल को मैंने बनाया नहीं था, गलती हो गई, कोई बात नहीं। पूरा डाटा सेलेक्ट करते हैं और लॉक करते हैं F4 करके, कॉमा, कौन से कॉलम से डाटा ढूंढ के लाओ, मैंने कहा ये कॉलम है, रॉ को लॉक किया और एग्जैक्ट मैच करें। तो अब आप देखें जो मुझे चाहिए सिर्फ वही आ रहा है, बाकी सारी चीजें नहीं आ रही। तो सलीम को जो है वो क्या फीडबैक मिला है, सपोज करें जी एम्प्लॉय आईडी 101 को क्या रिस्पांस मिला है, एम्प्लॉय आईडी 201 को क्या रिस्पांस मिला है। तो मैं बस अब यहाँ पर आईडी चेंज करता जाऊँ और मैं सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स को ढूंढ सकता हूँ। तो अगर आपका सवाल यही है तो मेरा ख्याल है ये मैंने क्लियर कर दिया है। कमेंट कर दीजिएगा अगर और भी कोई चीज हो तो। सेम आईडी हैव टू रिकॉर्ड्स, लुकअप ओनली शोज रिकॉर्ड वन, हाउ टू रिजॉल्व इट। यस अंजुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब जो है वो अभी ऊपर भी एक दोस्त ने बताया था कि आप इंडेक्स मैच के जरिए उसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे एक इंडेक्स मैच कल इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा तो हम बात करेंगे इसके ऊपर। आज हमने वी लुकअप के ऊपर काफी बात कर ली है, कल वी लुकअप दोबारा भी आएगा, उसमें चूज मैच और भी चीजें आएंगी तो हम, लेकिन वी लुकअप का जो मेन पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया है। फॉर वी लुकअप आई एम यूजिंग वर्किंग 700,000 रिकॉर्ड्स 30 कॉलम्स एंड गोइंग टू हैंग। हाँ यार ये तो सलीम बिल्कुल है भाई, आप मशीन आईटी को बोलकर अच्छी वाली ले लो, ठीक है। 7 लाख रिकॉर्ड्स में अगर आपका मशीन हैंग होता है, बहुत बुरा हाल होता है। अगर आपने मशीन, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, सिर्फ आप कुछ भी नहीं करते होगे, आपने डाटा डाउनलोड किया और आपने एक्सेल पे उसको खोला
और आपकी मशीन CPR पे चली जाती है, कंट्रोल एस भी नहीं दब रहा होता उसके अंदर इतना, और सेव करने में आपको टाइम लग रहा होता है, तो कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको सच बताता हूँ कि एक्सेल के अंदर 1,48,576 रॉस ईच शीट पे मेंटेन करने की परमिशन है, 255 शीट इसने दे दी है, लेकिन आपकी एक शीट के ऊपर भी अगर जैसे आपने 70,000 ये 7 लाख रिकॉर्ड का है ना, मशीन आपकी फॉल्ट हो जाएगी। तो ये है सर, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है सिवा IT को कहकर आप अच्छी मशीन, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन की करवाएं जितना आपके लिए बेस्ट हो सके। इज इट पॉसिबल टू सर्च यूज द डाटा फ्रॉम द 100 शीट्स ऑफ बुक्स? यार देखो सज्जाद, ये बड़ा क्रूशल टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि ये होता है। मुझे नहीं पता कि ये आपका लाइव सिनेरियो है, सज्जाद केशवानी से बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आपका लाइव मसला है या नहीं है, लेकिन ये मसला है कि इंडस्ट्री में हमें डाटा को 50-50 शीटों से 70-70 शीटों से ढूंढना होता है, 70-70 बुक्स में से ढूंढना होता है। और अगर मैं ये वाला जो VLOOKUP मैंने आपको बताया ना, यही बेस्ट है, यही सॉल्यूशन है, और मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अब तो क्या मैं 70 बुक्स के अंदर VLOOKUP लगाऊंगा? ये एक बड़ा सवाल है जो आपके दिमाग में इस वक्त क्लिक हो रहा होगा और हम सबके दिमाग में क्लिक हो रहा होगा, ठीक है। अब इसके देखो दो जवाब आते हैं। पहला कि अगर आपका बेशक 100 बुक्स का डाटा है, लेकिन अगर वो 1 मिलियन के अंदर है ना, तो फिर आपको मैं पावर क्यूरी के सेशन के लिए इनवाइट करूंगा, आप जरूर मेरा वो सेशन अटेंड करना। अगर आपका 100 बुक का डाटा 1 मिलियन से क्रॉस कर जाएगा तो फिर मुश्किल आ जाएगा, क्योंकि फिर डाटा तो बैक एंड पे गिरेगा, लेकिन आपको वो डाटा अगर कंपाइल करके एक जगह पर लाना है ना, तो मसला करेगा। कुछ सॉल्यूशंस में आपको इसमें पावर क्यूरी के जरिए जो है वो देने की कोशिश करूंगा। पिवट टेबल में इफ वैल्यू की जगह अल्फाबेट्स चाहिए हो, पिवट टेबल में वैल्यूज की जगह अल्फाबेट्स चाहिए हो, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? सर थोड़ा सा नादिर साहब और जरा इसको डिटेल करें कि टेबल अल्फाबेट्स की जगह वैल्यूज चाहिए हो, तो वैल्यूज मतलब किधर? पिवट टेबल में ना 4 ऑप्शन होते हैं ना, रॉ, कॉलम, फिल्टर और वैल्यूज। तो वैल्यू का जो नीचे बॉक्स होता है, चौथा जो बॉक्स होता है, सपोज उस बॉक्स में आप जो भी इंफॉर्मेशन आप डालें और वो वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाए, आप ये पूछना चाह रहे हैं वहां इरफान का नाम लिखा हुआ जाए, तो वैल्यू में तो जो भी कुछ रखेंगे उसको वो ऐसा न्यूमेरिकली ही ट्रीट करेगा। तो ये तो ऐसा ही है, लेकिन अगर आपका कोई और भी सवाल है तो जरूर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। व्हाट इफ देयर यूनिक आईडी टू सर्च थ्रू VLOOKUP? अच्छा, अगर यूनिक आईडी नहीं है ना समन, तो हम यूनिक आईडी बनाएंगे। तो ये टॉपिक मैं नोट कर लेता हूँ, यूनिक आईडी हेल्पर कॉलम का, और मैं कल के सेशन के अंदर ये यूनिक आईडी, इफ वी डोंट हैव अ यूनिक आईडी सो हाउ कैन वी सर्च द डाटा, तो ये मैं नोट कर लेता हूँ और मैं कल इसका जवाब आपको दे दूंगा एक एग्जांपल के जरिए, मेरे पास बनी भी है कैसे हम ये काम करते हैं, ठीक है। हाउ टू डू दिस। अच्छा, जोरा ने फिर से सवाल किया है हाउ टू डू दिस, तो kindly explain what True will do. अच्छा देखिए, अगर आपका डाटा अलग शीट पर है अमीन साहब, और अगर आप एक शीट से डाटा नहीं ढूंढना चाहते, तो फिर उस सॉरी, आप हेल्पर नंबर यूज नहीं करना चाहते 1 2 3 4, शायद आपका मतलब ये है कि अगर मैं 1 2 3 4 नंबर ना लिखूं और मुझे डाटा को ढूंढना है, ठीक है, हेल्पर कॉलम के बगैर, तो एक्सेल के अंदर दो फार्मूले और यूज होते हैं, एक फार्मूले का नाम है कॉलम और एक फार्मूले का नाम है रॉ। फिर आप उसकी हेल्प लेते हैं, ठीक है, एक फार्मूले का नाम है कॉलम और एक फार्मूले का नाम है रॉ। तो आप इसकी मदद लेकर एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ देखें शान, जो इफ देयर विल बी सेम नेम सो डाटा, नहीं शान, ये प्रॉब्लम है VLOOKUP के अंदर कि अगर आपके पास सेम नाम, अगर आईडी की मदद से ढूंढ रहे हैं ना आप, और एक ही आईडी सपोज इरफान की है, इरफान की आईडी है 1001 और इरफान की आईडी है 1002, जो मैंने अभी आपको करके दिखाई, तो पहला वाला ही रिकॉर्ड दिखाएगा 1001 पे इरफान, दूसरा आईडी नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर दोनों इरफान अलग अलग हैं, एक सारे कंपनी में जैसे होता है,
एक इरफान का आईडी है 1001, दूसरे इरफान का आईडी है 1002, तो वो दो अलग लोग हो गए। आईडी यूनिक होगी, डाटा आपका यूनिक होगा, डाटा बिल्कुल मिलेगा आपको। मेकिंग टेबल फॉर लुकअप, प्लीज अगेन द रूल फॉर मेकिंग टेबल फॉर लुक। नहीं बस रियाज साहब, वी लुकअप इस्तेमाल करने के लिए टेबल नहीं बनाया जाता, टेबल हर काम के लिए बनाया जाता है, ठीक है। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहें पावर पेवेट पावर क्यूरी, तो आप उसमें जो पहला जो फाउंडेशन होगा ना वो टेबल होगा। टेबल के बगैर आप आगे काम ही नहीं कर पाओगे, तो पहला मिनट ही वहीं से स्टार्ट होगा। तो अभी से बेहतर है प्रैक्टिस कर लें। एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए, अगर आप मिस कर गए तो डेफिनेटली आप मेरी वीडियो को चेक कर लीजिएगा। अच्छा, हाउ कैन वी डिफाइन द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम? आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिलाकर वी लुकअप सर्च करना है, ठीक है। तो ये अगेन वही बात होगी ना कि आप एक यूनिक फील्ड बनाते हो और डाटा को कॉल करते हो। तो मैं शम्स जो है वो कल आपको डेफिनेटली बता देता हूँ। इज देयर एनी टूल टू कीप द प्रैक्टिस फाइल्स दे रहा हूँ आपको आज दोबारा, आप जरूर उस पर काम कर लीजिएगा और आपको हेल्प मिलेगी। सलीम भाई 8 GB मेमोरी है। आई अप्रिशिएट यार, थैंक यू, आपने अपने मशीन की कॉन्फ़िगरेशन भी दे दी। लेकिन दोस्त मैंने आपको बताया कि इसका मेरे पास कोई हल नहीं है, सिवाय इसके कि आप जो है ना वो जो जो और एक हल है ना वो बाइनरी के अंदर सेव कर लें। सेव एज के अंदर एक और ऑप्शन होता है, फाइल, सेव एज, और सेव एज के अंदर आपकी फाइल को आप जो है ना वो बाइनरी के अंदर सेव कर लें। ये दिया हुआ है तीसरा ऑप्शन, एक्सेल बाइनरी वर्कबुक। तो ये फाइल हल्की हो जाएगी। ये रिकमेंड किया जाता है उन लोगों के लिए कि जो लोग फाइल को ईमेल कर रहे होते हैं और उनकी फाइल्स हैवी होती हैं, और बैंक्स के अंदर और बहुत सारी कंपनीज के अंदर नेट अलाउ नहीं होता, तो आप वी ट्रांसफर भी नहीं कर पा रहे होते। आपकी सिक्योरिटी सिस्टम्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप डाटा को ऑफलाइन रहते हुए, इसको ऑफलाइन नहीं कहेंगे एक तरह से, ऑफलाइन रहते हुए आप डाटा को ट्रांसमिट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप एक्सेल बाइनरी बुक को यूज करते हैं तो आपकी फाइल जो है वो तकरीबन 30 to 40 to 50% रिड्यूस हो जाती है। तो इसको जरूर चेक कीजिएगा, शायद ये आपके कुछ काम आ सके। हाँ, थैंक यू नादिर भाई, जावेद नादिर भाई, आपके पास भी एक बहुत अच्छी मशीन है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मेरे पास इसका। और इनफैक्ट आप गूगल कर लेना यही सवाल जो अभी हमारे दो दोस्तों ने पूछा कि इफ आई हैव 700,000 रिकॉर्ड्स एंड माय मशीन वाज हैंग। आप ये गूगल कर लें, आप देखिएगा आपको लेफ्ट राइट वाले ही जवाब मिलेंगे, आपको कोई भी प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा। आपको वो कहेंगे कि जी आपके फार्मूलाज बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, आपका नेटवर्क हुआ हुआ है, आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, ठीक है। आपको वो सारे आंसर्स बताएंगे जो मैं मतलब, आप अपनी डेटाबेस को देख सकते हैं कि अगर आपकी फाइल डिफरेंट जगहों से लुकअप्स हो रही हैं, फाइल्स में डाटा जो है वो डिफरेंट शीट्स पर है, फार्मूलाज लगे हुए हैं, कंडीशनल, तो आपकी फाइल की परफॉर्मेंस स्लो होती है, ठीक है। बट व्हाट इफ कि अगर मैंने डाटा ही अभी 7 लाख रिकॉर्ड्स डाउनलोड किए हैं और मैं एक्सेल पर इसको खोल रहा हूँ और उसमें कोई फार्मूला ही नहीं लगा हुआ, उसका लिंक भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो आपकी मशीन जो है वो डेफिनेटली उस वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। हाँ, एक प्रॉब्लम और होता है कि बेशक आपके पास 700 रिकॉर्ड्स हैं, एक बड़ा अजीब सा मसला भी आता है कि आपके पास 700 रिकॉर्ड है, 7000 रिकॉर्ड है, और उन 7000 रिकॉर्ड्स में ही आपकी फाइल जो है वो इतनी हैंग हो रही होती है कि आप, तो वो मसला होता है कि आपकी फाइल नेटवर्क पे घूम रही होती है। जितनी ज्यादा मशीन नेटवर्क पे घूमेगी, डेफिनेटली आपका जो डाटा है वो उतना स्लो होता रहेगा। हाँ, ये हम देख लेंगे सलीम कि आप हाँ, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड सेम आईडीज के हैं। आई नीड ऑल रॉस, हाँ ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, कल मैं कर दूंगा। इज इट पॉसिबल टू सर्च यूजर डाटा फ्रॉम 100 शीट्स? हाँ, ये मैं जवाब दे दिया उसका। फारूक भाई चले गए। आई हैव 4 शॉप्स इन कराची, दे आर मैनेजिंग डाटा इन सेपरेट शीट, ठीक है, जवाब मिल गया। हाउ कैन वी मेक टू लिस्ट? अच्छा नवीद, merging books effectively if we want to create a line chart to pull data। हाँ, क्यों नहीं बनेगा नवीद, बिल्कुल बनेगा। आपने अगर डाटा को लुकअप कर लिया है डिफरेंट बुक से और आप उससे ग्राफिक्स क्रिएट करना चाहते हैं, इधर लाइन चार्ट है इधर आपकी सेल्स है, आप डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं, कोई बिग डील नहीं है। अच्छा, काफी क्वेश्चंस हैं। पॉसिबल टू कलेक्ट टू शो अल्फाबेट्स इंस्टेंस ऑफ न्यूमेरिकल। नहीं, अल्फाबेट्स देखो नादिर, अगर आपकी वो वैल्यूज
वैल्यूज के फील्ड के अंदर अगर कोई भी फील्ड है ना तो वो न्यूमेरिकली ही कंसिडर होगी, ठीक है। आपके वो सपोज करें कि आपको गुड्स चाहिए, आई डोंट, अगर आपका कोई स्क्रीनशॉट है इस तरह का तो नादिर मुझे इनबॉक्स कर दें तो मैं आपको बेहतर जवाब दे सकूंगा। लेकिन मैं आपको फिलहाल ये बता रहा हूँ कि आपकी जितने भी वैल्यूज जो पड़ी हुई हैं वैल्यूज के कॉलम के अंदर उसको वो न्यूमेरिकली ट्रीट करेगा। हाँ बिल्कुल, ये खुर्रम बड़ा अच्छा जवाब है, इफ इस नॉट, ठीक है, तो इस नॉट वी लुकअप के जगह के अंदर भी यूज हो सकता है, बिल्कुल। तो फारूक मुरानी साहब, मैंने इसका जवाब तो मेरा ख्याल है दे दिया है कि डाटा अगर आपके पास डिफरेंट बुक्स के अंदर है और आप उसको सर्च करना चाहते हैं तो आप कैसे सर्च कर सकते हैं। आई बिलीव मैंने इसका जवाब तो दे दिया है। अच्छा रहीम, बड़ा अच्छा सवाल है। व्हेन आई इंपोर्ट द डाटा अपीयर्स इन द डिफरेंट फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल लॉट्स ऑफ स्पेस बिफोर द नंबर्स, हाउ कैन आई रिजॉल्व इट टू अप्लाई लुकअप। डेफिनेटली वी लुकअप के लिए डाटा की क्लेंजिंग का होना तो जरूरी है। अगर आपके डाटा में स्पेसिंग आ रही है और आपका डाटा ऑर्गेनाइज नहीं है, सपोज करें आईडी 1001 के बीच में ही स्पेस आ रहा है, तो ऑफ कोर्स आप ट्रिम का फार्मूला यूज करते हैं, आप उसको क्लीन करते हैं, डाटा की क्लेंजिंग के बाद ही आप वो ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी इस तरह की कोई चैलेंजेस हैं और आप उसको रियल टाइम में फेस कर रहे हैं तो मेरा सजेशन होगा कि आपको एक स्क्रीन शॉट मुझसे शेयर कर लें कि आपके पास इस तरह का डाटा आ रहा होता है जिसमें इस तरह के बग्स हैं। तो मैं आपको उसके सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूंगा, आइदर वो ट्रिम के फंक्शन से, माइट भी शायद वो लेफ्ट राइट के फंक्शन से, माइट भी शायद वो पावर क्यूरी के फंक्शन से, तो हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन यस, फर्स्ट वी नीड टू क्लीन द डाटा एंड देन वी लुक अप। ओके जी, तो मैं बाकी क्वेश्चंस को ऑफलाइन जाके पढ़ लूंगा और कोशिश करूंगा कि इनके जवाब मैं नेक्स्ट कल के सेशन के अंदर एड्रेस करने की कोशिश करूं। और थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।